धैर्य जी कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ भाई, थैंक यू सो मच। और आपके साथ पॉडकास्ट करने के लिए तो बहुत बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। बिल्कुल। जब मैं आपके पास आया था मुझे मज़ा आया था, मैंने आपकी स्ट्रेटेजी देखी, किस तरीके से आप काम कर रहे हो और किस तरीके से कम समय में ज़्यादा बिजनेस लेकर आते हो। ये सबसे बेहतरीन मुझे लगा, क्योंकि आपसे पहले मैं बहुत सारे कोचेस से मिला, बहुत सारे ट्रेनर्स से मिला, लेकिन हर जगह क्या लगता है वो L1 L2 L3 वो 99 999 और 999 फॉर्मूला में लगा देते हैं। पैसे जलाओ पैसे बनाओ मत। लेकिन आपका जो सिस्टम है बिल्कुल ही डिफरेंट है, आप कहते हैं पैसे बनाओ। तो पूरे मार्केट से डिफरेंट होने के लिए आपने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई? भाई सबसे पहले तो मैं भी L1 L2 3 कर रहा था, ठीक है। अब क्योंकि जब कोई इंडस्ट्री में बड़ा होता है ना, लोग उसको देख के उसको फॉलो करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन जब आप उसके ऊपर काम करते हो ना, तो आपको लूप होल पता लगता है, यार इतनी गड़बड़ है इस मॉडल के अंदर, तो इतना पैसा नहीं बनेगा इसमें। पहले लेवल 1 में लाने में महाभारत हो जाती है, ब्रेक इवन रहता है, उसके बाद लेवल 2 में बेचोगे तो प्रॉफिट होगा, 3 में बेचोगे तो प्रॉफिट। ये मुझे बहुत गंदा लगता था। और वेबिनार में लोग क्या करते हैं, 10 मिनट बचा, खरीदो 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 खरीदो। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं भीख मांग रहा हूँ। मुझे बहुत गिल्ट फील होता था। मैं कहा ये सेल्स तो नहीं है, सेल्स इस तरीके से नहीं होती। मैंने एक वर्ड देखा कहीं लिखा हुआ, मेक देम बाय। हाँ, मैंने कहा ऐसा भी हो सकता है क्या? उस दिन की जर्नी स्टार्ट हो गई कि ये कैसे होगा। उसी दिन अपने बिजनेस को बंद करा और सोचा कि मैं कैसे बिना बेचे बेच सकता हूँ। और उस दिन से मैंने रिसर्च और डेवलपमेंट करना स्टार्ट कर दिया। वहाँ से एक स्ट्रैटेजी बिल्ड हुई, लेगेसी फ्लाईव्हील मैट्रिक्स। एंड अभी बनी कैसे, बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। देखो इसमें टाइम लगा, 6-7 महीने दबा के रिसर्च डेवलपमेंट करी। इंडिया के जितने सारे टॉप कोचेस हैं जो लोग स्टेज पे देखते हैं, मल्टीपल जगह देखते हैं, ऐड में देखते हैं, वो सब हमारे पास आ चुके हैं। कैसे? हमने पॉडकास्ट हमें स्टार्ट नहीं करना था, सिर्फ इस वजह से स्टार्ट हुआ कि अगर मैं इनसे बात करूंगा तो ये इस लालच में मेरे पास आ जाएंगे कि पॉडकास्ट करना है। हाँ जी। बस इसमें से इनकी प्रॉब्लम निकालनी है मुझे। मैं पॉडकास्ट में ना हमेशा, देखो मैं आपसे, जब आप मेरे पास आए थे तो मैं बिजनेस में कितने डिटेल में घुस गया था, हाँ जी, बिल्कुल। कितना हम डिटेल में चले गए थे। तो क्या होता है कि जब हम डिटेल में जाते हैं ना, पूरा बिजनेस का जूस निकल के आता है। तो ऐसे ही मैंने टॉप कोचेस को बुलाया, उनकी प्रॉब्लम जानी, क्योंकि जो टॉप लेवल की प्रॉब्लम है, मिड तो डेफिनेटली उसको सॉल्व नहीं कर रहे, और लो लेवल तो फंसे पड़े हैं उसमें। तो हमने ना उस पर ही काम करना स्टार्ट कर दिया कि एक ऐसा प्रॉब्लम स्टेटमेंट निकालते हैं जो मोस्टली सबकी है। तो मैंने एक पैटर्न ऑब्जर्व करा, 30 से ज़्यादा इंडिया के कोचेस थे जिनके साथ हमने पॉडकास्ट करा। और एक पेन लिया, पेपर लिया, 6 महीने लग गए इस चीज़ के अंदर, पूरा वो बना ली, SOP बना लिया अब कि पूरा देखो इनकी ये प्रॉब्लम है। अब मैं उसको बैठ के 2-3 महीने तक सिर्फ सामने देखा है मैंने कि क्या हो सकता है, एक मॉडल बनाया, आउटकम क्या होगा। उससे आउटकम यही आ रहा था, लोगों की या तो लीड में प्रॉब्लम है या सेल्स में प्रॉब्लम है, और लोगों को पैसा बनाना है। बस यही प्रॉब्लम थी सबके में, यही प्रॉब्लम आती है। मैंने कहा आपके सबसे गंदा फीडबैक क्या आता है, नेगेटिव रिव्यू क्या आता है, आप अभी किस चीज़ से प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। तो मैंने उसका एक सॉल्यूशन बनाया और मैंने एक इंडिया के बड़े कोच को दिया। मैंने कहा कि भाई आप इसको इम्प्लीमेंट करके देखो। उसने कहा कि धैर्य ठीक है करके देखते हैं, उसने इग्नोर कर दिया। तो मैं उसका जो सॉल्यूशन बनाया था वो भी बहुत कॉम्प्लेक्स था। अब फिर स्टीव जॉब्स की वीडियो मेरे सामने आ गई कि सुंदर होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए और ईजी होना चाहिए। तो उस कॉम्प्लेक्सिटी को मैंने सब्ट्रैक्ट कर करके बहुत छोटा सा बना दिया। मैंने कहा ये बटन हल्का से इधर शिफ्ट कर दो या ये चीज़ ये कर दो, बूम, बिगनर स्टार्ट हो जाएगा। तो जब मैंने उनको ये करने के लिए बोला एक कोच को, बूम, 1 महीने में 1 करोड़ 2 करोड़ वो स्केल करते चले गए। मैं कहा ठीक है, ये चीज़ काम करी। फिर मैंने कहा दूसरे कोच को मैंने लिया, मैंने कहा आप ये करके देखो, उनका भी स्केल हुआ। उनके इतने लंबे लंबे पैराग्राफ के मेरे पास मैसेज आए, धैर्य हम इस चीज़ को बहुत टाइम से सॉल्व कर रहे थे लेकिन हमें ये रिजल्ट मिला। मैं कहा ठीक है भाई, अब हमारा खुद का एक मॉडल प्रिपेयर हो गया। अब क्या था कि जब उनको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल रहा था तो ये अपने आप में एक ऐसा सॉल्यूशन था जिसकी मार्केट में बहुत डिमांड थी। हाँ जी। अब डिमांड करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप पता करो कि क्या चल रहा है। और लोग करते हैं गूगल पे रिसर्च करते हैं, ChatGPT पे करते हैं। मैं चप्पल घिसो, उन लोगों से बात करो जो एक्सपर्ट हैं, वही आपका टाइम कम कर सकता है। एक गुरु ही होता है ना जो लर्निंग कर्व को बिल्कुल छोटा कर देता है। बिल्कुल। तो इसलिए होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी गुरु का। तो वो प्रॉब्लम जब निकली और मैंने इंस्टाग्राम के स्टेटस पे डाल दिया, देखो मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, अगर आपके बिजनेस के है तो मेरे पास आ जाओ। और उसी टाइम से मेरी हाई टिकट की जर्नी स्टार्ट हुई। उससे पहले 2000 का बेच रहा था और फिर ₹1,00,000 का करा, 97,000 का प्लस GST। तो जब मैंने ये करा, 4 लोगों ने खरीद लिया ऑन द स्पॉट, एक स्टेटस से। एक स्टेटस से 4 सेल आ गई, 4 सेल बिना कुछ भी इन्वेस्टमेंट लगाए, ₹1 का इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं था। उससे जब 4 सेल आ गई ना, मैं कहा ये तो चल जाएगा, मजा आ गया। फिर मैंने कहा कि ऑर्गेनिक और करते हैं, फिर कोई सेल नहीं है 1 महीने तक।
वो पहली बार लॉन्च करा था, जो ऑर्गेनिक थे जिन्होंने चाहिए था उन्होंने खरीद लिया। उसके बाद मैंने कहा कि इसका मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। अब ऐसा बनाना पड़ेगा, मेरी जो ऑर्गेनिक ऑडियंस उन्होंने तो सुन लिया, मेरी ऑडियंस ही खराब होगी अगर मैं बार बार बेचता रहूंगा तो इन्हें पागलों की तरह। मैं कहा कि ऑर्गेनिक में कंटेंट वैल्यू प्रोवाइड करते हैं और पेड मैकेनिज्म चलाते हैं, जो पैसा बनाया उसे एड में चलाते हैं। हाँ जी। तो फाइटर जेट मैसेजिंग इंजन बनाना है, वो 2 जगह बन सकता है। हमने पूरी रिसर्च डेवलपमेंट करी, लिंक्डइन पे ऐड चलाने, स्नैपचैट पे चलाने, फेसबुक पे चलाने, यूट्यूब पे चलाने। हमें सही एक पार्ट मिल गया कि जहाँ पे हमारी ऑडियंस हो सकती है। ऐड चलाए, उस दिन हमारी 15 सेल आई उस महीने 1 लाख के प्रोडक्ट की। मैं कहा फक, 1 महीने के अंदर 15 लाख भी हो सकता है। और कितने ऐड चलाकर? वो से ऑलमोस्ट 10,000 के एडवर्टीजमेंट थे हमारे। 10,000 रुपए की 10,000 एडवर्टाइजमेंट, 15 लाख रुपए। करेक्ट। और जो अभी मैंने आपको मैट्रिक्स दिखाया था वो देखा था आपने? हाँ जी बिल्कुल। पता क्या होता है, अगर आप वेरीफाइड लीड लेके आ पाओगे तो ही ये चीज पॉसिबल है। अब सोचो, मैं ये बोल रहा हूँ, कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, मेरा एड स्पेंड 5 से 6 लाख रुपए के बीच में है। हमारा बिजनेस कितना 45 to 50 लाख, 10 टाइम्स ऑफ द एड स्पेंड। अब सामने वाला ये बोल देगा ये तो झूठा है या ये खुदा है। हाँ जी। है ना? तो मैं कह रहा हूँ कि भाई मैं ना सारी चीजें खोल के दिखाता हूँ, अपना बैंक अकाउंट खोल के दिखाता हूँ, एड स्पेंड खोल के दिखाता हूँ, फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ। आपको भी सारी चीजें खोल के दिखाई। हाँ जी। वो मैं इसलिए दिखाता हूँ क्योंकि मुझे पता है सामने वाला यकीन ही नहीं करेगा। और जितने भी मार्केटर के साथ बैठता हूँ कि हमारा रिजल्ट नहीं आ रहा, हमारा एड स्पेंड नहीं निकल रहा, ये नहीं निकल रहा, आपको साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी। जब आपकी रिसर्च और डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा ना, आपको बेचने की जरूरत नहीं पड़ती है। लोग ऐसे ही आ जाते हैं। अब जो पहले महीने हुआ था, मैंने 1 लाख के आसपास जो इन्वेस्ट किया था और इतना निकल गया था हमारा 15 के आसपास, वो मेरे ब्रांड वैल्यू की वजह से भी निकला, क्योंकि बहुत टाइम से हम काम कर रहे थे इंडस्ट्री के अंदर। हाँ जी। यूट्यूब पे फॉलोअर्स है, सब्सक्राइबर है, लोग ऐड देख रहे हैं, नई चीज़ आई है तो तुरंत वो एक्साइटमेंट में भी लोग परचेज करते हैं। अच्छा रीच जाता है, बहुत अच्छा प्रॉफिट भी बहुत बनता है, लेकिन इतना फर्स्ट बार ही बनेगा। बिल्कुल ठीक बात है। हाँ। ठीक है, लेकिन अगर आपको उसको मेंटेन रखना है तो रिसर्च डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद मुझे बेचने की जरूरत नहीं पड़ी। जब वो ऐड चल रहा है ना, तो ऑटोमेटिकली लोग मेरे पास आ रहे हैं। मैं किसी के पास नहीं जा रहा हूं, मैं कोई आउटरीच नहीं कर रहा हूं, वो मेरे पास आ रहे हैं, धैर्य मुझे चाहिए। सो ये रिसर्च डेवलपमेंट का फायदा होता है। आज हम इसको ना एक मास्टर क्लास की तरह लेकर चलेंगे, सो दैट जो पहली बार ऐड चलाने की सोच रहे हैं, पहली बार बिजनेस ऑनलाइन करने की सोच रहे हैं, उनको यहाँ से मोटिवेशन मिले। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ पर लेना चाहूँगा। अगर आपको महीने का 1 करोड़ रुपया बनाना हो तो आप 1,000 रुपये के 10,000 प्रोडक्ट सेल करना उचित समझोगे या 1 लाख रुपए के 100 प्रोडक्ट? भाई ये बहुत बढ़िया सवाल है। इसकी ना स्टेज आती है, 1 2 3 स्टेज आती है। हाँ जी। अब जैसे बंदा थोड़ा सा इमेच्योर है, उसने स्टार्ट करा है, तो उसको पता रहेगी अपनी औकात कि मैं 2,000 का प्रोडक्ट बेच सकता हूँ, 5,000 का बेच सकता हूँ, 10,000 का बेच सकता हूँ। उसकी स्टार्टिंग लो टिकट से तो होगी होगी। हाँ जी। क्योंकि तुमने अचीव नहीं करा लाइफ में, तुम्हारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, तुम्हारे पास मेच्योरिटी नहीं है, तुमने वो पढ़ाई नहीं कर रखी है जो उस लेवल पे जाके आती है जब आप थोड़े से मेच्योर हो जाते हो, बिजनेस में 4-5 साल हो जाते हो। तो स्टार्टिंग लो टिकट से ही होती है। इसका जवाब ये है हाई टिकट। हाई टिकट ही क्यों बोल रहा हूँ मैं, अब आपको बताता हूँ। पहले मैं 2,000 रुपये का प्रोडक्ट बेच रहा था और पूरे साल में मैंने 60 लाख रुपए का बिजनेस करा। जब मेरी स्टेज थी, जब मैंने स्टार्ट किया था, इंस्टाग्राम का प्रोडक्ट था मेरा। एंड मैंने कहा कि यार ऐसा हो सकता है कि कभी हम 60 लाख रुपए एक दिन में भी करें, ऐसा पॉसिबल है क्या? तो उसके चक्कर में हमने मल्टीपल मॉडल ट्राई करे, नहीं हुआ। फिर उसके बाद एक दिन मेरा 12 लाख रुपए बना था, खाली एक दिन का। बिल्कुल आपने बताया। वो बनता ही बनेगा इस मॉडल के अंदर। ऐसा नहीं हो सकता कि क्योंकि जब आप वेरीफाइड प्रोस्पेक्ट से बात कर रहे हो तो इतना बन जाएगा, 6-7 सेल करोगे अगर आपका 1.5 लाख का प्रोडक्ट है तो। हाँ जी। तो स्टार्टिंग तो लो से ही होती है। जब आप उसमें कस्टमर मैकेनिज्म सीख जाते हो, अपने प्राइसिंग जान जाते हो, एड स्पेंड जान जाते हो, जब आपको पूरे एक बिजनेस टर्म पता लग जाती है ना, उसके बाद ये स्टेज स्टार्ट होती है। ये बिगनर्स के लिए तो बिल्कुल नहीं होता कि हाई टिकट में घुस जाएगा, है ना। तो उसके बाद ये वाली स्टेज स्टार्ट हो जाती है। बिगिनर्स क्या क्या गलती करते हैं? मतलब कोई नया बिजनेस है, वो ऑनलाइन सेल्स कर रहा है, तो आपने अपने लाइफ टाइम में क्या देखा, वो ऐसी क्या गलती कर रहे हैं कि वो अपने प्रोडक्ट को महंगा नहीं बेच पा रहे हैं? गलती ही गलती होती है। वो तो मैं कह रहा हूँ एक्सपेरिमेंट के साथ ही करो, क्योंकि पहला प्रोडक्ट आपका फाइनल प्रोडक्ट नहीं होगा। हाँ जी। राइट। जो आप पहला प्रोडक्ट बना रहे हो उसके फीडबैक के ऊपर काम करते जाओ, उसको इम्प्रोवाइज करते जाओ बार 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 बार। अभी मेरी स्ट्रैटेजी इतनी पावरफुल क्यों बनी? क्योंकि वो उन लोगों से आई है निकल के जो ऑलरेडी इंडस्ट्री के टॉप लीडर्स है, ठीक है, और आज तक रिफाइन होती जा रही है, बार बार हम इम्प्रोवाइज करते जा रहे हैं। तो सेम चीज जो लो टिकट के अंदर है, जो बिगनर्स है वो क्या गलती करते हैं? आपने बनाया है, टेस्ट करो, अभी पैसे के पीछे मत भागो।
अभी जब आपने बनाया तो ये देखो ऑटोमेशन के लेवल तक वो कैसे जा सकता है कि जिसमें आप एक भी मिनट नहीं लगा रहे हो और वो ऑटोमेशन में बिक रहा है और आपको एड स्पेंड दे रहा है। बस उस लेवल तक पहुंच गया ना, आपको पूरे बिजनेस का ज्ञान हो जाएगा कि बिजनेस चलता कैसे है। उसके बाद आपकी वो स्टेज आती है, ऑल्दो आप चाहे उसमें प्रॉफिटेबल हो, ब्रेक इवन पे हो या लॉस में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ स्टेज आपको सिर्फ ये सिखाने के लिए आता है कि बिजनेस होता कैसे है। बिजनेस होता कैसे है, तो यही पूछ लेते हैं आपसे, बिजनेस होता कैसे ये भी तो सीखने वाली चीज़ है ना, कि आप कैसे सिखाते हो कि जब आपके पास कोई आता है, ठीक है, उसने अपने प्रोडक्ट को कहीं एक रॉ बना लिया है, मतलब उसके पास एक प्रोडक्ट सेट है, अब उस प्रोडक्ट को आप ऐसा कैसे बनाएं कि लॉन्ग टर्म तक वही प्रोडक्ट सस्टेन रहे। राइट तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ हम मैगी बनाए, हाँ, या पार्ले जी बनाए, मोनोपोली क्रिएट करनी है। अब मोनोपोली क्रिएट करने के लिए आपको उसी तरीके से काम भी करना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ दो चीजें सोच के चलो। अब आपको एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जो जनरेशनल वेल्थ आपको बना के देगा और जो एवरग्रीन रहेगा और जो मोनोपोली क्रिएट करेगा। अब उसके हिसाब से 3 वर्ड के हिसाब से अपना रिसर्च डेवलपमेंट करना स्टार्ट करो और आपको 5-6 महीने लग जाएंगे रिसर्च डेवलपमेंट करने में ही लग जाएंगे, क्योंकि मुझे लगे हैं। हाँ जी। लेकिन अगर आप किसी एक्सपर्ट के साथ काम करोगे शायद वो 1 हफ्ते में या 1 महीने में हो जाएगा कंप्लीट। अब होता क्या है कि जब आप इसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर देते हो ना, तो उन लोगों को पकड़ो जो आपकी इंडस्ट्री में टॉप लेवल पे चल रहे हैं, उनकी टीम से पकड़ो, उनको पकड़ो और उनसे बात करो आपके बिजनेस में क्या प्रॉब्लम है। जब आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हो ना, उनको सामने ले जाके रखो, उससे देखो कि इनके बिजनेस में ये प्रॉब्लम है, अब इनकी प्रॉब्लम से ये सॉल्यूशन बन सकता है, तो ये भी मेरे क्लाइंट है। तो पहले मैं सोचता था कि मैं जैसे कोचिंग इंडस्ट्री के अंदर हूँ, कंसल्टिंग इंडस्ट्री के अंदर हूँ, तो मैं सोचता हूँ इंडिया का टॉप कोच मेरे पास क्यों आएगा? इसलिए आएगा क्योंकि उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरे पास है। क्या कभी आ सकता है? मैं नहीं सोच सकता था कभी, लेकिन हमने जब उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्रिएट किया तो मेरे पास अब वो लोग भी आते हैं जो 100 करोड़ कर रहे हैं, 500 करोड़ कर रहे हैं, 1000 करोड़ कर रहे हैं। वो लोग भी आते हैं कि धैर्य हमारे बिजनेस में ये प्रॉब्लम आ रही है इस चीज़ के अंदर, और इस चीज़ के अंदर डिजिटल धैर्य मैं हूँ, रोनाल्डो मैं हूँ इस चीज़ के अंदर। तो इस चक्कर में मेरे पास आते भी, हम प्रॉब्लम भी सॉल्व करते हैं और उनका बिजनेस भी ग्रो होता है। तो बिगनर्स के लिए सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है रिसर्च और डेवलपमेंट ऑन अ डीपर लेवल। अगर आप डीपर लेवल का रिसर्च डेवलपमेंट क्रैक कर सकते हो, देन ओनली यू विल एबल टू मेक हेल लॉट ऑफ प्रॉफिट्स, और उसी से आप अच्छे खासे प्रॉफिट कर सकते हो। बस रिसर्च डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो चप्पल घिसने वाली रिसर्च कोई नहीं करता आजकल। ये आपने बहुत बड़ी बात कही कि R&D के बिना आप सक्सेस की तरफ नहीं जाओगे। अगर हम बात करें एक बिगिनर बिजनेसमैन की, जिसने अपना बिजनेस बना लिया है, जो अब सेल्स करने लगा है, अब सेल्स स्टार्टिंग में क्या होता है? स्टार्टिंग में जैसे आपने भी बताया कि एक स्टेटस से 4 सेल्स आ गई, मतलब लोगों में आपका क्रेज होगा, कुछ आपके हार्डकोर फैन होंगे, उन्होंने जैसे आपने लगाया परचेज कर लिया। इसी तरीके से बहुत सारे दुकानदार, बहुत सारे बिजनेसमैन होते हैं, जब दुकान खोलते हैं उस समय तो सेल्स आ जाती है, लेकिन 1 महीने 2 महीने 3 महीने बाद क्या होता है कि जो उनके अपने ग्राहक होते हैं वो उनसे परचेज कर चुके होते हैं और अब नए ग्राहक उनके पास आ नहीं रहे हैं। तो ये नए कस्टमर्स लाने की जर्नी क्या होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपके पास लगातार कस्टमर्स का इनफ्लो नहीं आएगा तो आपका बिजनेस एक समय में बैठ जाएगा। लगातार ग्राहक कैसे लाते रहें बिजनेस में? मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, शायद मेरा ना इस पॉडकास्ट में एक स्टेटमेंट कॉन्ट्रडिक्ट हो सकता है, उसको अभी तोड़ता हूँ। सबसे पहले मैंने बोला मैंने 1 लाख डाल के 15 लाख रुपए बनाए। हाँ जी। जब मैं आपको नीचे वीडियो दिखा रहा था तो मेरे क्लाइंट ने कितने बनाया था? 50,000 डाल के 13 लाख रुपए। हाँ जी। अब उसका तो आधा है बिल्कुल, और उसे कोई जानता भी नहीं है, और ये पूरा प्रूफ पड़ा हुआ है सोशल मीडिया पे, हर जगह पड़ा हुआ है कि कैसे करा। मेन चीज़ एडवर्टीजमेंट नहीं होता है, मेन चीज़ होता है आपका रिसर्च डेवलपमेंट। अब आपका क्वेश्चन क्या था भाई? मैं ये पूछ रहा हूँ कि लगातार ग्राहक कैसे लाते रहे बिजनेस में? करेक्ट। वन टाइम तो आ गया आपके पास, लेकिन आपको कंटिन्यू चाहिए ना ग्राहक। 1 महीना तो आपको काम करना नहीं है, लाइफ टाइम करना है। करेक्ट। अब आपको ऐसी चीज़ देखनी है जिसके बिना इंसान जीवन जी नहीं सकता, जैसे हवा, पानी, ये खाना, ये चाहिए ही चाहिए। हाँ जी। तो बिजनेस के लिए वो क्या चीज़ है? लीड, सेल्स, मार्केटिंग, ब्रांडिंग। इसके बिना धंधा चल सकता है क्या? नहीं। तो वही चीज़ आप देखो कि ऐसी बिजनेस में क्या चीज़ है जो बिजनेस की ऑक्सीजन है, कि कस्टमर आपके पास कंटिन्यूस आता रहे, और आपको 1 नाइट स्टैंड नहीं करना। इट मीन्स कि आपको ऐसा क्लाइंट नहीं बस एक बार पैसा ले लिया उससे, आपको लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड करना है कि क्लाइंट आपको हर महीना पैसा देता है, हर महीने पैसा देता है, वो असली बिजनेसमैन होता है। हाँ जी। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, एक बार मैं सर्विस दे दूंगा उसके बाद चलो काम खत्म, उसके बाद तुम्हारा एक्सपीरियंस भी खराब। तुम्हें अपनी सर्विस को इतना बेटर बनाना है कि वो तड़पे, इसके बिना मैं कभी आगे नहीं बढ़ सकता।
तो आपको वो चीज देखनी है जो एवरग्रीन है, जिसकी हमेशा जरूरत पड़ेगी लोगों को, और उसको आप कैसे बेहतर करा सकते हो और जो लोग कर रहे हैं। देखो 3 तरह के एंटरप्रेन्योर होते हैं भाई। पहला, समझ लो एक नदी है, रिवर है, तो एक कोशिश करेगा नदी के साथ बह जाएगा, एक एंटरप्रेन्योर वैसे होता है। एक एंटरप्रेन्योर वैसा है जो ऑपोजिट साइड में तैर के जा रहा है और वो ये प्रूव करने की कोशिश करता है कि मैं सबसे अलग हूँ, यूनिक हूँ। वो अलग और यूनिक नहीं, वो गधा है, गधे का बच्चा है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि जो मार्केट को चाहिए ही नहीं तो वो तुम बना क्यों रहे हो। तीसरा तरह का एंटरप्रेन्योर वो होता है जो नदी के ऊपर राइड करता है अपनी मर्जी से, उसको जहां मन करे वो वहां जाता है। एक बारी वो चीज क्रैक हो जाए तो आप जहां जाना चाहते हो वहां जा सकते हो। तो क्रैक कैसे करनी है? क्योंकि लोगों को यही तो नहीं आती है। दिक्कत तो यही, सबको पता है कि फेसबुक ऐड लगा लो, टीवी में ऐड चला लो, अखबार में ऐड दे दो, मार्केटिंग कर लो, ये तो सबको पता है। हाँ। लेकिन करे कैसे? अब मैं आपको बताता हूँ मैंने अपनी ये प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करा। जब ये मेरे बिजनेस में प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हुई ना, लीड नहीं आ रही है, सेल्स नहीं हो रही है, कंटिन्यूस फ्लो नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले मैंने अपनी खुद की प्रॉब्लम सॉल्व करनी स्टार्ट करी। मुझे लीड की प्रॉब्लम आई थी, मैंने दिन रात उस पर काम करना स्टार्ट किया कि ये फ्लो कैसे बढ़ेगा, ये कैसे बढ़ेगा। टीम को बुलाया, डिस्कशन करा, ये सबसे पहले सॉल्व करो। ये सॉल्व हो गया कि बात की प्रॉब्लम छोड़ दो, वन थिंग एट अ टाइम। हमने वो सॉल्व करा, तुरंत आगे बढ़े। दूसरी प्रॉब्लम आ गई कि सेल्स नहीं हो रही। अब मैंने कहा कि ये क्यों नहीं हो रहा है, अब सब मिलके इस पर काम करो, ये कैसे सॉल्व होगा। हमने उस पर काम करना स्टार्ट किया। फिर हमारे पास एक और प्रॉब्लम आई कि क्लाइंट पूरा पेमेंट नहीं दे रहा, तो इसकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम लगे रहे बहुत टाइम। हमने लोगों का कि चलो इंस्टॉलमेंट ले लो, आप ये ले लो, XYZ ले लो। एक्सपीरियंस खराब लिया, सीखा, लोग चले गए। मैंने कहा इसका सॉल्यूशन क्या है? कुछ सॉल्यूशन नहीं निकल के आ रहा। तो सॉल्यूशन सिर्फ एक निकल के आया, 100% एडवांस। तभी सर्विस स्टार्ट होगी, उससे पहले नहीं हुई। तो हर चीज़ का एक सॉल्यूशन है। अब मैं पीछे मुड़ के देख रहा हूँ, यहाँ तो लाइन लगी पड़ी है, तो सारे लोगों की प्रॉब्लम है। तो पहले मैंने अपनी खुद की प्रॉब्लम सॉल्व करी, फिर मैंने अपने क्लाइंट्स की प्रॉब्लम सॉल्व करी। तो ये तरीका होता है कि प्रॉब्लम सॉल्व करना, कि पहले आप अपने आप को खुद को बचा लो, तभी आप बता सकते हो। इसलिए मेंटर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज अगर मुझे फ्रेंचाइजी खोलनी है तो मैं बिना कहे आपका रिकमेंडेशन दूंगा, क्योंकि मेरे दिमाग में दूसरा कोई नाम ही नहीं है। हमारे इतने बड़े बड़े रेस्टोरेंट हैं दिल्ली में, जगरनॉट के नाम से। अभी इतनी सारी फ्रेंचाइजी उसकी है, फ्रेंचाइजी नहीं है, लेकिन अगर हमें खोलनी होगी कभी तो मैं आपके पास लेके आऊँगा। बट ऑब्वियसली अभी आपने बोला कि जो 100% एडवांस, हर एक प्रॉब्लम जब आपने आइडेंटिफाई कर ली उसका सॉल्यूशन निकल कर आ जाएगा। एक जो एडवांस वाली प्रॉब्लम है ना, ये बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है। लोग एडवांस देते ही नहीं है। अपना ब्रांड ऐसे कैसे डेवलप करें कि लोग आपको पेमेंट देने से पहले सोचे नहीं, पेमेंट दे दें। ठीक है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, पेमेंट निकलवाते ही हैं। हाँ, ठीक है, निकलवाते हैं। सबसे पहले तो लोगों के पास हमें नहीं जाना है। हाँ जी। आप कोई इंसान सर्विस क्यों ले रहा है आपकी? क्योंकि वो आउटकम देख रहा है, मुझे ये मिल जाएगा। हाँ, उसकी नीड है, बिल्कुल। हाँ, है ना, वो देख रहा है कि अगर मैं यहाँ पैसे इन्वेस्ट करता हूँ तो मेरी 10 फ्रेंचाइजी खुल जाएंगी या मेरा इतना पैसा बन जाएगा। वो जो पीछे का पार्ट है वो आगे दिखाना आपको। आप दिखाओ कि जैसे हमने 11 फिल्टर लगाए, इफ यू वांटेड टू मेक 1 करोड़ नेट प्रॉफिट, तो मैंने फ्रंट में दिखाया। मैंने पहले आउटकम दिखाए हैं। अगर आपको करना है तो मैं आपसे बात करूंगा, अदरवाइज मैं आपसे बात नहीं करूंगा। सबको आउटकम ही चाहिए। और जो बिजनेसमैन बहुत कॉन्फिडेंट होता ना, मैं तेरे गुलाम बन के रहूंगा, अगर रिजल्ट नहीं आया ना तो मैं तेरा गुलाम बन के रहूंगा, झाड़ू पोछा लगवा लियो मेरे से, अगर नहीं हुआ। इतना कॉन्फिडेंस अगर आपके अंदर आ गया अपनी सर्विस को बेचने का, वो हिचकेगा नहीं बिल्कुल भी। अगर कोई 100 करोड़ वाला बंदा मेरे पास आ रहा है, कह रहा है धैर्य मैं, मेरा बिजनेस 100 करोड़ पे जा रहा है टर्नओवर, लेकिन मैं चाहता हूँ 300 करोड़ पे जाए, तो मैं कहा कि मैं गारंटेड आपको 1.5 साल के अंदर लेके जाऊंगा या 1 साल के अंदर लेके जाऊंगा, और नहीं होगा तो मैं आपका सारा पैसा वापसी करूंगा। पहले तो मैं आपके साथ काम ही नहीं करता, मैं फ्री में काम करता हूँ, लेकिन मैं इतना % चार्ज करूंगा। वो कतराएगा, एक बार भी नहीं कतराएगा। ठीक बात है। वो एश्योरेंस चाहिए होता है कि कैसे, और वो एश्योरेंस आता है सिर्फ प्रैक्टिस से। बिल्कुल। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि सामने वाले को अगर आपको बुलाना है, इवन मैं इतना बता रहा हूँ, मैंने एक ऐड बनाया, क्या आप भी एक एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजर हो जो दूसरे को भविष्य बताता है, लेकिन आपको अपने खुद के बिजनेस का भविष्य नहीं पता है? तो ऐसे तो बहुत एस्ट्रोलॉजर है जो बिजनेस नहीं कर रहे हैं। हाँ जी। तो उन्होंने कहा कि यार ये तो सही कह रहा है, बंदा सही कह रहा है। मैं कहा अगर आपने इतना नहीं करा तो मैं आपके पैसे वापसी करूँगा, फ्री में काम करूँगा आपके साथ, क्योंकि उसमें मेरा एक्सपीरियंस है। हमने ऐसे ऐसे एस्ट्रोलॉजर हमारे साथ हैं जिनका बिजनेस 100 करोड़ से ऊपर पहुंचा दिया है। कोई सोच सकता है 100 करोड़ से इतना बिजनेस है उनका। तो हमने उनको इस लेवल पे पहुंचा दिया है, और हमारे पास टेस्टिमनीज है, प्रूफ है, जिन जिनको लेके गए हैं, जिनकी वीडियोस है हमारे पास, हम दिखाते देखो इनको करा हमने। तो वो सामने वाला हिचकता नहीं है हमारे पास आने के लिए, और हम लेके भी उनको आते हैं। मेरी टीम पहले ही बात कर लेते, बेटा पैसे लगेंगे बात करने के, फ्री में तो तुमसे बात नहीं करेंगे।
तो वो ऐसे ही लोग आते हैं जो इंटेंट है जिनका ग्रो करने का। तो हमारे फिल्टर इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हमसे कोई बात ही नहीं कर सकता ऐसे नॉर्मल इंसान। तो वो चीज अगर आपको क्रैक करनी आ गई ना, हाउ यू विल मेक देम बाय, वो आपके पास तक कैसे पहुंचेंगे, भले वो 100 करोड़ कर रहे हो, 1000 करोड़ कर रहे हो, 500 करोड़ कर रहे हो, वो भी कैसे आपके पास आएंगे, ये चीज आपको क्रैक करनी पड़ेगी। बेसिकली जो आपने एक वर्ड बोला, मेक देम बाय, आपने अपने लाइफ में ऐसा क्या किया कि लोग अब आपका प्रोडक्ट खरीदने से पहले सोचते ही नहीं है, आप बेचते नहीं हो, आप लोगों को मजबूर कर देते हो कि वो खरीदें? मैं मजबूर भी नहीं करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, वेट लिस्ट में है हमारे लोग। अच्छा, मतलब जैसे रोलेक्स की एक वेट लिस्ट है ना कि भाई आप अपना नाम लिखा दो, तब आपका नंबर आएगा, आपको बता दिया जाएगा। मैं ना कम लोगों के साथ काम करता हूँ, मैं ज़्यादा लोगों के साथ काम करना पसंद नहीं करता हूँ, मुझे फोकस चाहिए पूरा। तो मैं कहता हूँ भाई वेट लिस्ट में नाम लिखवाओ, चाहे तुम बिलियनियर हो, मैं कह रहा हूँ चाहे आज एलन मस्क आ जाए, अंबानी, अडानी, कोई भी आ जाए, मैं कहा वेट लिस्ट में नाम डालो, तब नंबर आएगा, तब देंगे, उससे पहले देना ही नहीं है। तो आपको ये चीज़ देखनी है कि आप कितने लोगों को सर्व कर सकते हो और आपका आउटकम क्या निकाल सकते हो। पहली बात तो मैं सेलेक्ट भी उन लोगों को कर रहा हूँ जिनका एक्सपीरियंस मुझे, जिनको मैं ऑलरेडी टेस्टिमोनी ग्रो करा चुका हूँ, जो मेरे पास है और प्रूवन सिस्टम प्रोसेस है, उनको ही लेते हैं। और उनके अलावा जो लोग आ रहे हैं हम उनको वेट लिस्ट में डालते हैं कि पहले इनका कराएंगे, उसके बाद आपका कराएंगे। तो एनी हाउ मेरे पास क्लाइंट की कमी तो है ही नहीं। अब लोग रोते रहते हैं ऐड का वो नहीं आ रहा है, रिटर्न नहीं आ रहा है। मैं कह रहा हूँ मुझे तो ऐड की जरूरत ही नहीं है। मेरे आपको मैंने दिखाया अपना डैशबोर्ड, हाँ जी, मैं 5 से 6 लाख कुछ ज़्यादा नहीं होता, उसमें 45 से 50 लाख का अगर बिजनेस हो रहा है तो आई थिंक वो तो बहुत बहुत बढ़िया है ना। तो मैं ऐड स्पेंड भी, अगर मैं आज ऐड करने बंद कर देता हूँ, मेरी वेट लिस्ट भरी हुई है पूरी, जो ऑलरेडी लोग लेने के लिए तैयार बैठे हैं। तो ये स्ट्रैटेजी मैंने रोलेक्स से सीखी थी कि भाई ये स्ट्रैटेजी होती क्या है, आपको क्वालिटी देनी है। अगर आप क्वालिटी नहीं दोगे तो कस्टमर आपके पास नहीं आएंगे। आपका रेफरेंस लॉन्ग टर्म में क्या होता है, आपके नाम से आपका बिजनेस चलता है। अब वो कह रहा है कि नहीं भाई धैर्य के पास जाओ, ग्रो करा देगा, लेकिन धैर्य के पास जाने से पहले आपको 1 महीना 2 महीने तो इंतजार करना पड़ेगा आने के लिए। तो वो स्ट्रैटेजीज ही हैं ये भी एक तरह की, लेकिन वो स्ट्रैटेजीज ऑटोमेटिकली बिल्ड हुई है, मैंने जानबूझ के बिल्ड नहीं की, क्योंकि हमें रिजल्ट देना, आउटकम देना, दैट्स व्हाई वो बिल्ड हुई है। अपने बिजनेस को प्रीमियम बनाने के लिए कोई ऐसे 3 स्टेप या 5 स्टेप आप बता सकते हैं कि आप भी अपनी बिजनेस में रोलेक्स बन जाए? क्या स्टेप हो सकते हैं? ठीक है, आज मैं रोलेक्स पहन के नहीं आया, मैं दूसरी पहन के आया हूँ आज। बट मैंने खरीदी इसलिए थी क्योंकि मुझे ब्रांड की साइकोलॉजी देखनी थी। ऑल ओवर इंडिया मैं सारे स्टोर पे गया और मैंने कहा कि मेरे पास कैश है, 1 क्लिक में अभी के अभी भेज के मैं घड़ी लूंगा। उन्होंने कहा फक यू, हमारे पास घड़ी नहीं है। मेरा घमंड तोड़ दिया उन्होंने सारा, कि अबे साले घमंडी तो क्या पैसा देके खरीदे। मैं कहा मैं आपको प्रीमियम देने के लिए तैयार हूँ, 2 लाख 3 लाख जितना आप बोलोगे उतना प्रीमियम, मुझे घड़ी चाहिए। उन्होंने मना कर दिया, सॉरी सर वी डोंट हैव वॉचेस। उनके लिए रेपुटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है एक स्टोर पे सिर्फ 2 रोलेक्स आती है, बैच आता है, और जब नवंबर दिसंबर आता है तो उस टाइम पे वॉचेस नहीं बनाते, वो क्रिसमस वगैरह में बिजी हो जाते हैं। हर उनकी घड़ी बनी और वो ऑलरेडी बिकी हुई है, ये समझ लो। और जो बीच में दलाल होता है ना, वो प्रीमियम लेते हैं 3-3 4-4 लाख रुपए का एक घड़ी की। अगर 17 लाख की घड़ी है तो वो 21-22 लाख रुपए की रेट चल रहा है अभी करंटली। अब समझना कि होता क्या है कि अब जब घड़ी बन के आई तो आप $1 बिलियन का बैग लेके चले जाओ, आपको घड़ी नहीं मिलेगी। अब वो कह देंगे कि नहीं भाई आपको वेटिंग लिस्ट में अपना नाम लिखा दो, उसके बाद हम आपको देंगे, क्योंकि ऑलरेडी जितनी बन रही हो तो बिक रही है। तो ऑब्वियसली ये तो नेचर बन गया ना बिजनेस का। हाँ जी, वो स्ट्रेटेजी नहीं है, नेचर बन गया बिजनेस का। नहीं, लेकिन जीरो से कैसे लेके आए? जब रोलेक्स बना होगा उस दिन तो ऐसा नहीं होगा। आज आप सस्ती घड़ियां बनाओ, हाँ। पहले अपने मार्केट को बढ़ाओ। अब एक ऑयस्टर परपेचुअल आता है, तो वर्ल्ड की जो फर्स्ट घड़ी थी वाटरप्रूफ, वो रोलेक्स की थी। तो उसने क्या करा, मार्केटिंग के लिए एक बाउल लिया, उसमें एक मछली डाल दी और उसके अंदर घड़ी को रख दिया, और घड़ी चल रही थी लोगों, और हर स्टोर पे कर दिया लोगों के लिए। उस टाइम पे होता अरे ये पानी में कैसे चल रही है, पानी में कैसे चल रही है, पानी में कैसे चल रही घड़ी। तो ये स्ट्रैटेजी थी। अपनी यूएसपी दिखाओ लोगों को, यूएसपी दिखाओ लोगों को, आपके अंदर यूनिक क्या है, आपका यूनिक मैकेनिज्म क्या है। वो पानी में चल रही है, वो उसका यूनिक मैकेनिज्म। हाँ बिल्कुल, वो अट्रैक्ट कर लिया, बेसिकली अट्रैक्शन आ गया वो। करेक्ट। तो जब वो चीज़ें दिख रही हैं तो लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। अब रोलेक्स ने एक और स्ट्रैटेजी खेली कि एक लड़की थी, वो एक नदी पार करनी थी उसको, तो वो वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए उसने अप्लाई करा और वो ना तैर के गई। वो कर नहीं पाई, लेकिन उसने रोलेक्स पहनी थी। उसके फाउंडर ने, हेनरी नाम था, कुछ नाम था, मुझे एक्चुअली में नाम ध्यान नहीं आ रहा। तो उसने घड़ी दी उसको, वो घड़ी चल रही थी लेकिन वो नहीं कर पाई, लेकिन उससे वो न्यूज़पेपर में फ्रंट में चलाया, कोई बात नहीं इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बनाया लेकिन हमारी घड़ी ने बना दिया। जो माउंट एवरेस्ट पे पहली बार गए थे या जो पहाड़ पे सबसे पहले गए थे, उन्होंने रोलेक्स पहनी हुई थी। दैट्स हाउ यू डू द मार्केटिंग। नाइक क्या करता है,
वो अपने कपड़े थोड़ी प्रमोट करता है, वो एथलीट को प्रमोट करता है। हाँ जी। तो इट इज ऑल अबाउट आपके क्रिएटिव्स, आपका दिमाग किस तरीके से आपसे काम करा रहा है। तो पहला यूएसपी यूनिकनेस वो दिखा दो जिससे अट्रैक्शन आए। दूसरा, आपको मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डिफरेंट तरीके से लगानी है। करेक्ट। ऐसा नहीं कि जैसे सब लोग कर रहे हैं वैसा नहीं करना, कुछ हट के करना है। हमारी इंडस्ट्री में है तो 2-3 कंपनी जिनके बारे में बताता। अब क्या है कि मैंने उन्हें उखाड़ के फेंक दिया। क्यों उखाड़ के फेंक दिया? क्योंकि वो एक मॉडल प्रमोट करता है, वेबिनार के थ्रू इतना करो, हाई टिकट के थ्रू इतना करो। मैं तो आज तक हाई टिकट बोला नहीं है, मैं तो आज तक वेबिनार नहीं बोला है। मैंने कहा कि अगर आप भी वेबिनार और वर्कशॉप कर रहे हो तो आप भी भिखारी हो क्या? मैंने ऐड इस तरीके से बनाया। मैं अगला सवाल यही पूछने वाला था, आपका एक एड है कि आप भी 99 वाले भिखारी हो क्या? हाँ। तो बेसिकली आपको डर नहीं लगता है कि आप पूरे मार्केट में अच्छे अच्छे बड़े बड़े कोचेज 99 वाले फार्मूला चला रहे हैं? मैं आपको वही चीज़ बता दूँ। देखो हमारे पास क्या हुआ, मैंने कहा कि मैं पहले वो चीज़ खुद करी है, ठीक है, और मुझे खुद भिखारी जैसा फील हुआ है कि जब 10 मिनट बचते थे मैं बोलता था चलो 10 इतने पेमेंट करो, 10 मिनट बचे जल्दी जल्दी करो, नहीं तो ऑफर खत्म हो जाएगा, कभी नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। एंड आई वाज फकिंग इरिटेटेड, भाई क्या कर रहा है? तो भिखारी की तरह भीख मांग रहा है ना। ये अर्जेंसी, ये सेल्स नहीं है, मार्केटिंग नहीं है जो तुम कर रहे हो। ये सिर्फ लोगों को लूप में डाल के पागल बना के पैसे लेने वाली बात है। मैंने मॉडल छोड़ दिया, ठीक है। और फिर मुझे पता लगा इस इंडस्ट्री का तो पेन पॉइंट यही है। तो मैंने कहा क्या आप भी वेबिनार और वर्कशॉप वाले भिखारी हो? जल्दी जल्दी करो नहीं तो खत्म होने वाला है, ये होने वाला है, ये वाला 3 दिन की वर्कशॉप करने के बाद प्लीज़ मेरा कोर्स खरीद लो। जब आप ऐसे पेन पॉइंट पे काम करते हो लोगों के मुंह पे लगता है चमाट, हम भी तो यही कर रहे हैं। तो वो पैटर्न इंटरप्शन है। लेकिन मैं किसी को बुरा नहीं बोल रहा, मैं किसी के बिजनेस को टारगेट नहीं कर रहा कि मैं इंडिविजुअल कह रहा हूँ तू कोच है ये काम कर रहा है तो मैं इसकी बैंड बजाता हूँ, नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं कर रहा। मैं अपना पार्ट बहुत अच्छे से कर रहा हूँ और मुझे पता है मार्केटिंग कैसे करनी आती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल ध्रुव राठी है, पूरी दुनिया इधर चल रही है और ध्रुव राठी इधर चल रहा है। क्यों? वो तो एंटी बीजेपी है, सब बीजेपी करे जा रहे हैं, लेकिन वो एंटी बीजेपी है। कुछ लोग ऐसे भी तो हैं जो बीजेपी के खिलाफ भी सुनना चाहते हैं, तो वो ध्रुव राठी वाले लोग हैं। तो अब मार्केटिंग में जो लोग हमारी इंडस्ट्री के अंदर है, या तो वो हाई टिकट सुन रहे हैं या वेबिनार वर्कशॉप कर रहे हैं, तो मैं तो बिल्कुल उनके ऑपोजिट साइड वाली चीजें कर रहा हूँ, मैं वो चीजें कर ही नहीं रहा हूँ। सो इट्स ऑल अबाउट द मार्केटिंग। आप अपना दिमाग किस तरीके से चलाते हो, आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी किस तरीके से है। अब जैसे एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजर है, बना रहे होंगे पैसा, वेबिनार वर्कशॉप वाले भी पैसा बना रहे होंगे। इट्स ऑल अबाउट द मार्केटिंग। आप मार्केटिंग में कितने स्ट्रांग हो। मैं नहीं मानता मेरे से बेहतर कोई मार्केटिंग में है, इसलिए मेरे एड इतने ज़्यादा रिटर्न दे रहे हैं। मैंने आपको दिखाया जो इंडिया की 8-9 फिगर एजेंसी बोलते हैं अपना, वो मेरे से कंसल्टिंग ले रहे हैं कि ऐड क्या चलाना है, हम आपके साथ कोलैबोरेशन करना चाहते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट कि आप कितने क्रिएटिव हो, आपके दिमाग में क्या आइडिया आता है, आप कैसे डोमिनेट कर सकते हो। और सबसे बड़ी चीज़, मैं प्रमोट ही नहीं करता हूँ कोई भी मॉडल। मैं कहता हूँ मैं हमने एक अपना यूनिक मैकेनिज्म बनाया हुआ लेगेसी फ्लाईव्हील मैट्रिक्स, मैं उसको प्रमोट करता हूँ क्योंकि उसमें मेरी मेहनत है, वो मेरा ओरिजिनल प्रोडक्ट है और उसी के थ्रू मेरे पास लोग। क्या हम उसे क्रैक कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल। क्या है लेगेसी फ्लाईव्हील मैट्रिक्स? वही मैंने जो आपको बताया ना कि रिसर्च डेवलपमेंट करा, 6-7 महीने मैंने लोगों को बुलाया। स्टेप वाइज आप बता दीजिए तो ताकि लोगों को 1 to 1 समझ में आ जाए। 4 स्टेप के अंदर है, सिर्फ 4 स्टेप के अंदर। पहला, प्रॉब्लम पूछो जो बड़े लोग हैं आपकी इंडस्ट्री के और जो आप करना चाहते हो लॉन्ग टर्म के लिए। उसके बाद मैंने वो एक ऐसा सॉल्यूशन बना जो अपने आप में एक सेलेबल प्रोडक्ट था, आपको उसको बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद देखोगे उसकी डिमांड ऑलरेडी मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा है। थर्ड, उसको प्रमोट करने के लिए ऑर्गेनिक काफी नहीं होगा, आपको एक फाइटर जेट मैसेजिंग इंजन बनाना पड़ेगा। जब आपने बनाया, लोगों को पता लगा, और जब वो आपके पास आएंगे तो आपको बेचने की जरूरत नहीं है, यू विल जस्ट मेक देम बाय, बिकॉज वो ऑलरेडी मार्केट की डिमांड है। आप कितनी सप्लाई देते हो वो कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो दिस इज हाउ आई क्रिएटेड लेगेसी फ्लाईव्हील मैट्रिक्स। अब जो कोई ऐड बनाता है, ऐड कॉपी बनाता है, जैसे आपने बनाई 20 मिनट की कंप्लीट, आपका एक VSL है और 20 मिनट भी लोगों को बांध के रखता है और 20 मिनट खत्म होने के बाद भी 3-4 मिनट का है। तो आप क्या बोलेंगे अगर किसी को अपना VSL बनाना हो तो क्या क्या पॉइंट उसको दिमाग में रखने चाहिए VSL बनाते वक्त? साइकोलॉजी, बोरिंग नहीं होना चाहिए, आउटकम दिखने चाहिए कि क्लाइंट को मिलेगा क्या। मेरी स्टार्टिंग 1 करोड़ से होती है, हाँ जी, है ना। तो आउटकम क्या मिलेगा मैंने दिखा दिया, मेरे क्लाइंट को मिल रहा है, मैं भी कर रहा हूँ। और ये कैसे हुआ मैंने उस प्रोसेस को भी बताया। प्रोसेस को बताने के बाद मैंने और क्लाइंट के रिजल्ट दिखाए। हर मोड पे मेरा एक रिव्यू था, क्लाइंट का रिव्यू था। ये बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हमारे बारे में आके बोल रहे कि भाई बहुत तगड़ा कर रहे हैं। तो जब वो वैलिडेशन मिल जाता है तो एनी हाउ आपका चलेगा। यू जस्ट नीड टू क्रैक द साइकोलॉजी, लोगों को चाहिए क्या। अब सुबह उठते वॉशरूम में चले जाते हैं, फोन देखते हैं, लेके जाते हैं, तो डोपामीन मिल रहा है। दिमाग को डोपामीन किस चीज से मिल रहा है? पैसों से। पैसों से, बिल्कुल। मनी इज द पैसा तो चाहिए। मैं कह रहा हूँ फोन छोड़ दो, बाथरूम में मत लेके जाओ, 1 करोड़ दूंगे दो, तुरंत छोड़ देंगे। अरे बिल्कुल। तो इसलिए मैं 1 करोड़ दे रहा हूँ कि कैसे करोगे, मेहनत आपको करनी है, 1 करोड़ मैं बनवा के दूंगा।
चाहे कुछ भी हो जाए मैं बनवा के दूंगा, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन जैसा मैं कह रहा हूँ फिर करना भी वैसे ही पड़ेगा। हाँ जी। तो वो डोपामिन मैं दे रहा हूँ आपको, सोचना ये पड़ेगा कि लोगों के दिमाग को क्या चाहिए, लोगों को राहत किस चीज़ से मिलती है, लोग सारे काम किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, उनको आउटकम क्या चाहिए। एक नॉर्मल इंसान, जब आप साइकोलॉजी पे काम करते हो, एनी हाउ पीपल विल कम टू यू एंड यू विल मेक देम बाय। क्या बात कही आपने। बेसिकली जो लोग ऐड बना रहे हैं, जो लोग ऐड क्रिएट कर रहे हैं, आपने कहा कि ऐड से आता है और आपकी सेल्स 90% से 100% का सक्सेस रेशियो है आपकी एड्स टू सेल का, और लोगों का 0.1% भी नहीं, कईयों का कहते हैं कि अगर कोई 1% कर रहा है ऐड का, अगर वो कन्वर्जन 1% भी कर रहा है तो इज द मास्टर। तो आप कैसे 100% कर रहे हो? क्योंकि हम मास्टर्स के मास्टर्स हैं। मैं आपको बताता हूँ, देखो हमारा 70% हम रिजेक्ट करते हैं। हम सामने वाले को खुद सामने वाले के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता, वो हमारे साथ काम करेगा, चाहे वो मिलियनेयर हो बिलियनेयर हो। हम खुद सेलेक्ट करते हैं भाई हम तुम्हारे साथ काम करेंगे या नहीं करेंगे। दैट्स हाउ हमारा कन्वर्जन रेट इतना ज़्यादा हाई है। तो हम इस चीज़ को मेक श्योर करते हैं कि आप उस प्रोसेस में हो, उस प्रोसेस में भी अगर आपकी प्रॉब्लम है देन ओनली यू आर एलिजिबल, अदरवाइज यू आर नॉट एलिजिबल एट ऑल। अगर कोई हमसे इस तरीके से बात करता है कि बिकॉज यू आर गिविंग यू मनी दैट्स व्हाई वर्क विद अस, फक यू, टेक योर मनी विद योरसेल्फ, वी डोंट वांट टू वर्क विद यू, यू आर नॉट एलिजिबल एट ऑल। तो अगर तुम प्रॉब्लम बता रहे हो, हम तक पहुंचने का तरीका वही है। सिर्फ अगर प्रॉब्लम बतानी है, उससे बाद कोई मैटर नहीं करता है आप कितने पैसे वाले हो। तो ये चीज़ें क्रैक करनी पड़ती हैं, सारी चीज़ें। ग्रेट। आप एक एक करके आपने बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई और मुझे लग रहा है कि लोगों को समझ में आया होगा कि आखिर गलती क्या कर रहे हैं आप, अपने प्रोडक्ट को बनाने में क्या गलती कर रहे हो, प्रोडक्ट को बेचने में क्या गलती कर रहे हो। अब चूंकि सर आप फ्रेंचाइजी बताओ के ऊपर हो, फ्रेंचाइजी बताओ पर लोग नए नए बिजनेस आइडिया के बारे में भी जानना चाहते हैं, और आपने मल्टीपल अलग अलग तरीके के कोचेज को कोच किया है, बहुत सारे अलग अलग बिजनेस में इन्वेस्ट भी किया है। तो आपको क्या लगता है कि 2026 में वो कौन से बिजनेस है जो लोगों को महीने का करोड़ों कमा के दे सकते हैं? मैं अभी बताता हूँ, मैं पूरा प्लान बता देता हूँ अपना, जो मैं मास्टरमाइंड में बताने वाला हूँ, हमारा इवेंट आने वाला। एक होता है अपॉर्चुनिटी फनल। बहुत तरीके होते हैं, एक मूड स्ट्रेटेजी होती है। अब 2026 में क्या आने वाला है, जनवरी फरवरी मार्च बहुत हॉट महीना रहता है, लोग रेजोल्यूशन लेते हैं, मुझे ये करना है साल, ये करना है, ये करना है, ये करना है। उन्हीं लोगों को पकड़ो, तुम्हें करना ना, हम कराएंगे तुम्हें। तो उसका एक अलग फनल बनता है कि भाई देखो, अगर आपने 2023 24 25 सब निकाल दिया और अभी तक आपके पास नहीं हुआ, ये प्रूवन मैप है, और जितने पिछले 3 साल में मैंने लोगों को दिया है उनकी आउटकम रहे। अगर आपने मिस कर दिया तो दोबारा आपका 2026 भी ऐसा जाएगा। हाँ जी। तो ये मेरा VSL होगा ना, यही मेरा एडवर्टीजमेंट होगा। अगर आज आपने छोड़ दिया तो 2026 इससे बुरा जा ही नहीं सकता आपका। तो एनी हाउ दे विल कम। वो मेरा प्लान देखने के लिए आएंगे, जब मेरा प्लान देखेंगे भाई यार ये तो बहुत तगड़ी बात कर रहा है, ये तो बिल्कुल सही बात कर रहा है। जब वो रिजल्ट देखेंगे मेरे क्लाइंट के, अरे भाई तगड़ा कर रहा है, तो एनी हाउ दे विल कम टू यू। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जैसे हर साल लोग नए प्रोडक्ट निकालते हैं ना, नया प्रोडक्ट निकालता मेरा एक ही रहता है, लेकिन उसको प्रमोट करने का तरीका अलग रहता है, वो पॉजिटिव फनल के थ्रू रहता है। और जो वर्ड है 2026 वो बहुत ट्रेंडिंग होता है उस टाइम पे। तो वो 3 महीने ही आपको पूरे साल का बिजनेस दे जाएगा। ठीक है, क्या बिजनेस करें उस समय? बिजनेस तो देखो कुछ भी कर सकता है, बिजनेस तो बहुत सारी चीजें हैं। मैं आपको बस अपना कोचिंग वाला बता रहा था सिस्टम, या आप किसी भी चीज़ में, जैसे हमारी क्लाइंट है अग्रिका खत्री, वो मैनिफेस्टेशन के अंदर है। तो मैंने कहा कि अभी तुम्हारा जो ये चल रहा है इसको कंटिन्यू रखो, ये तुम्हारा एवरग्रीन हो गया, लेकिन इसके बाद जो अब जनवरी फरवरी और मार्च की स्ट्रैटेजी रहेगी वो रहेगा 2026 में अपनी हर एक मैनिफेस्टेशन कैसे कंप्लीट करें, पूरा करना है। हाँ बिल्कुल, ये रोड मैप है। उस समय उनके पास पूरे महीने का पैसा कमाने, पूरे साल का पैसा बनाने के लिए, अगर आप मैं कह रहा हूँ वो 20-20 लाख रुपए एडवर्टीजमेंट में लगा देगी, मैं गारंटी कह रहा हूँ मैं 2-2 करोड़ से बनवाने के लिए तैयार हूँ हर महीने के लिए। यही तो वो परसेंटेज वाला गेम आता है। ठीक है, दैट्स हाउ वी आर स्केलिंग। तो ये स्ट्रेटेजीज बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। अब बिजनेस में कब किस मौसम में क्या चीज कर रहे हो, अक्टूबर चल रहा है, सब रो रहे हैं बैठ के, और रिटर्न नहीं आ रहे, ऐड नहीं चल रहे, भाई शांत बैठो, एंजॉय करो, फेस्टिवल है भाई, एंजॉय करो। हमें पता है कि बिजनेस नहीं होने वाला, तो मैं शांत बैठा हूँ, मैं पॉडकास्ट करने आया हूँ आपके साथ, आराम से बात करने के लिए आया हूँ। तो मुझे पता है हमारे पास हर साल का डेटा है, किस टाइम पे क्या चीज़ होती है, रिस्क एनालिसिस, डेटा एनालिस्ट, हम वो सारी चीज़ें करते हैं। तब काम करना होता है तब हम काम कर रहे हैं, तब काम नहीं करना होता हमें पता होता है हम स्विट्जरलैंड में मजे ले रहा होता है। दैट्स इट। आपको ये डेटा एनालिस्ट और रिस्क एनालिस्ट वाली चीज़ें पता होनी चाहिए, कब बिजनेस में क्या क्या चीज़ें होती है और क्या करना है। मैं सिंपल बताता हूँ, करना वो है जो आपका इंटरेस्ट है, जो अगले आप 100 साल तक कर सकते हो, सारी जिंदगी कर सकते हो, जिसमें आप बोर नहीं हो सकते। बिल्कुल। मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ भाई, पता है लोग फेल क्यों होते हैं? लोगों को लगता है कि जिस चीज़ में मैं एक्सपर्ट हूँ ना मैं वो करूँगा। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मुझे इस चीज़ का बड़ा दुख होता है। मेरी माँ वर्ल्ड क्लास की आर्टिस्ट है,
वर्ल्ड देख क्लास। के आया था मैं, क्या पेंटिंग है, गजब पेंटिंग। तो वो वर्ल्ड क्लास की आर्टिस्ट है ना, लेकिन वो खुद से बेच नहीं पाती तो बिक नहीं पाता, है ना। अगर कोई इंसान कह रहा है कि मैं ये चीज़ कर रहा हूँ और मैं मार्केटिंग नहीं सीखूंगा, तो भाई नहीं ग्रो कर सकते। ठीक है, पेंटिंग्स भी करोड़ों में बिकती हैं। हाँ बिकती है, उनके पास एम्बेसीज में जाती है उनकी पेंटिंग, ऑल ओवर इंडिया में एग्जीबिशन लगती है उनकी, बहुत अच्छे लेवल पे स्केल करो। उन्हें प्राइड ऑफ मेरठ मिला है, प्राइड ऑफ इंडिया भी मिलने वाला है उनको, मतलब बहुत सारे अवार्ड उनको ऑलरेडी मिल चुके हैं। अब क्या है कि लेकिन बिकना, क्योंकि मुझे पता है ना, अगर मैं अपना काम छोड़ दूंगा तो मैं उनका तुरंत निकाल सकता हूँ सारी चीज़ें जो हमने करा भी है स्टार्टिंग में। अब क्या है कि सामने वाले को ना ये चीज़ आनी ही आनी चाहिए कि आप कैसे बेच सकते हो। बस आपका काम तो आपको पता है, लेकिन बेचना आना चाहिए। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो सीखना ही पड़ेगा। अगर आपको बेचना नहीं आता तो फिर क्या फायदा, कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर basically पाओगे। आप अपने प्रोडक्ट की वैल्यू नहीं बना पाओगे। करेक्ट, जो वैल्यू होनी चाहिए। आप जैसे आप कोचिंग में तो हैं, कोचिंग के अलावा आपको कौन से और वो बिजनेस हैं जो अट्रैक्ट करते हैं, जहाँ पर लगता है कि बिग मनी है? मैं आपको बता ही देता हूँ, ठीक है। ये प्रॉब्लम से स्टार्ट हुआ, ठीक है। प्रॉब्लम क्या थी कि मेरे अकाउंट में मल्टीपल करोड़ पड़ा हुआ था। किसी छपरी ने आके 200 रुपये की लीन लगा दिया मेरे अकाउंट में। हाँ। अब वो पुलिस के पास घूमते रहो, फिर बैंक अकाउंट खोल दो, बैंक अकाउंट खोल दो, है ना। अब क्या होता है, ये चलता ही चलता है। आपको पता है ऑनलाइन में कोई भी जाके कंप्लेन कर सकता है, बैंक अकाउंट सीज हो सकता है। हाँ जी। तो ये मेरे साथ हो गया, और फिर हमने अपना बैंक अकाउंट एक हफ्ते में खुलवा दिया, क्योंकि हमारी गलती थी नहीं थी, जिसने डाला था उसको ही डंडा हो गया उल्टा। बेसिकली वेरीफाई कर लिया आपने आपको। वेरीफाई कर लिया, पुलिस से सब बात हो गई, हमारा अकाउंट खुल गया। लेकिन सोचो ऐसे ऐसे लोग हैं जो मेरे जानने में हैं, जो अभी हम जिस बिजनेस ओनर की बात करें, उनको 3 महीने लगे हैं खुलवाने में, एक को 6 महीने लगे हैं, और उनका करोड़ों का टर्नओवर उसमें पड़ा है। एक के अकाउंट में 93 करोड़ थे, उनका अकाउंट ही नहीं खुला, उनकी पूरी कंपनी कोलैप्स हो गई। तो पैसा बैंक में रखना नहीं है, बहुत बड़ी गड़बड़ है अगर आप बैंक में पैसा रख रहे हो। तो मेरी माँ ने बोला कि इसको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर। तो मैंने कहा कि ठीक है, कोई प्रॉपर्टी ढूंढो अच्छी सी। तो मैंने एक प्रॉपर्टी खरीद ली। प्रॉपर्टी खरीद के, वो एक अच्छी जगह प्रॉपर्टी लोकेशन पे, तो हमने वो खरीद ली। उस टाइम पे सस्ती मिल रही थी, उसके रेट बढ़ने चालू हो गए। फिर जो मेरे मास्टरमाइंड में क्लाइंट थे, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि मैं इनके पैसों से बनाता हूँ, जो बिल्डिंग है इनके पैसों से रिजॉर्ट बनाता हूँ और बेच दूंगा फिर, और इनको भी अप्रिसिएशन मिल जाएगा। मेरा तो बढ़ ही गया, क्योंकि प्रॉपर्टी के रेट बढ़ गए, और वो बनाने के बाद 3 गुना ज़्यादा पड़ जाएगा। तो वो 16 करोड़ के आसपास का प्रोजेक्ट था। जो मेरा खर्चा आया सब क्लाइंट को देके, वो 8 करोड़ आया, और 8 करोड़ का मेरा प्रॉफिट था। क्या बात है। अब ये कैसे हुआ, क्योंकि प्रॉपर्टी तो मैं ऑलरेडी पहले ले चुका था। अब जो मेरे क्लाइंट है, मुझे पता है कौन पैसा बना रहा है, उनको भी अपने बैंक अकाउंट में नहीं रखना। मैंने बता दिया बैंक अकाउंट में क्यों पैसा नहीं रखना। मैं कह रहा हूँ आप मुझे 1 करोड़ दो, मैं अगले 3 साल के अंदर आपको 2 करोड़ पक्का दूंगा। मैं एग्रीमेंट में लिख के देता हूँ कि इतने टाइम में अप्रिशिएट होगा। रियल एस्टेट बिजनेस भी मतलब रियल बिजनेस है, बहुत बढ़िया है। मैं बता रहा हूँ, जितना मैंने कोचिंग इंडस्ट्री में, कंसल्टिंग बिजनेस में नहीं बनाया, तो उससे ज़्यादा मैंने 1 साल में रियल एस्टेट में करा है। अब वो कैसे हुआ कि हमने एक प्रॉपर्टी खरीदी, फिर अपने क्लाइंट का जो पैसा लिया, क्योंकि मेरे पास उस टाइम पे उतना पैसा नहीं था, मैंने उनके पैसों से बनाया। रिस्क भी एक्चुअली उनके पैसों से लिया, क्योंकि बनेगा तो बिकेगा तो है ही। हाँ जी बिल्कुल। हमने बहुत बढ़िया रिजॉर्ट बनाया, और उसमें 500 गज में हमने घर मकान रखा, उससे छोटा रखा 500 से 450 के आसपास, और आगे 500 गज के अंदर हमने वो पार्क रखा पूरा खुला। अब उसको जब हमने बेचना स्टार्ट करा तो फट बिकना स्टार्ट हो गया, और वो हमने देखा हाईवे से कनेक्टिविटी है, सही जगह प्रॉपर्टी है, फट बिकेंगे। और अब वो रीसेलिंग पे भी खत्म हो गए बिकने, तो इतनी तेजी से बिक गया। तो मेरे क्लाइंट का पैसा अप्रिशिएट बढ़ गया, मेरा मार्केट में ट्रस्ट बिल्ड हो गया। मैंने आपको दिखाया ना, लोग मुझे खुद 50 लाख रुपए देने के लिए तैयार है। इंडिया के बड़े कोचेज है ना, वो कह रहे हैं धैर्य यार 50 लाख रुपए कहीं लगवा दे। मैं कहा कि अभी नहीं, आराम से सोच समझ के, और वो भी मैं खुद डिसाइड करता हूँ किसका पैसा लगाऊंगा किसका नहीं। बहुत ही आराम से तसल्ली से देख के करवाता हूँ, मैं ऐसे करवाता ही नहीं हूँ। तो वो उन्हीं लोगों के लिए जो मेरे साथ कनेक्टेड हैं बस, इसके अलावा किसी बाहर वाले सर्कल को मैं अमीर नहीं बनाता। क्या बात है। तो एक रियल एस्टेट हो गया, एक कोचिंग इंडस्ट्री हो गई, इसके अलावा और कोई ऐसा बिजनेस जो आपको अट्रैक्ट करता हो, आपको लगता है कि मुझे यहाँ होना चाहिए था? मुझे ऐसा लगता है कि भाई मुझे ना अपनी इंडस्ट्री से बहुत ज़्यादा प्यार है, मुझे कभी दूर जाने ही नहीं देती। मैं रियल एस्टेट में भी कंप्लीटली नहीं हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। मेरे पार्टनर्स है जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, मेरा काम होता है सिर्फ पैसे इन्वेस्ट कर देना, क्योंकि वो मेरी प्रॉब्लम से ही स्टार्ट हुआ है। जितनी भी चीज़ें स्टार्ट हुई आज तक मेरी प्रॉब्लम से स्टार्ट हुई है। मैंने अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करी है, तो वो दूसरों की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। अब सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज़ आती है कि आप प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हो, है ना। वही मेरी लाइफ का एक आंसर बना। मेरा सबसे ज़्यादा प्यार मुझे सिर्फ इस इंडस्ट्री से है, कोचिंग से। इसके अलावा मेरा कहीं जाने का मन नहीं करता है।
हाई टिकट में डेफिनेटली मजा आता है, तो हमने वर्ल्ड वाइड कर दिया है। जैसे करण ओजला अपने इवेंट करता है इधर उधर जाके, हाँ जी, तो हमने यही करा है। हम इस बारी दुबई जा रहे हैं, साउथ अफ्रीका केप टाउन जा रहे हैं, जापान जा रहे हैं, 3 कंट्री डिसाइडेड है। और पहले मैं स्विट्जरलैंड खुद होके आऊँगा और उसके बाद से डिसाइड करेंगे कि पूरे मास्टरमाइंड वाले लोगों को स्विट्जरलैंड लेके जाना है कि नहीं जाना। और मैं पूरे वर्ल्ड में अब अपने इवेंट करना चाहता हूँ, दैट्स माई एम। क्या बात है, ज़बरदस्त, शानदार। आप कोई केस स्टडी शेयर करना चाहेंगे? आपके पास कोई कोच, बिजनेस कोच या कोई भी एक कोच आया हो जो आपके पास आने से पहले नेगेटिव में चल रहा हो, मतलब उसका सारा पैसा फेसबुक ही लेके जा रहा हो और आपके पास आने का 2 पैसा उसके अकाउंट में आ रहा हो? सलमान एक बिजनेस कोच है, बहुत ही बढ़िया इंसान है। जब वो मेरे पास आए थे तो वो माइनस में थे, वो वेबिनार वर्कशॉप वाले मॉडल के ऊपर थे, वो परेशान थे। मेरे पास आए कि धैर्य यार मैं ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ। वो खुद बोलते धैर्य आपके एक आइडिया ने मेरी लाइफ बदल दी। ये सब सोशल मीडिया पे वीडियो पड़ा हुआ है हमारा। जब वो आए थे वो माइनस में थे, फिर 90 डेज हैंड होल्डिंग कंसल्टिंग देने के बाद हमने उनको पहले 1 करोड़ में पहुंचाया, क्योंकि एक्सपीरियंस इंसान थे, काम करने में बहुत अच्छे थे, एक्सपर्ट थे अपनी चीज़ों के। बस उनका डिलीवरी सिस्टम चेंज किया, सिस्टम प्रोसेस थोड़े से चेंज करे, वो 1 करोड़ महीने में पहुंच गए। फिर हमने 6 महीने लगातार काम करने के बाद जब उनका टर्नओवर देखा 2 करोड़ में पहुंचा दिया हमने, माइनस से 2 करोड़ पे 6 महीने के पर मंथ, 6 महीने के अंदर 6 महीने में 2 करोड़, ठीक है। हाँ, माइनस में थे भाई, माइनस में थे बिल्कुल। हाँ, अब बहुत सारे क्लाइंट ऐसे हैं जो 1 करोड़ पर मंथ पे, 1 करोड़ पर मंथ पे। और कैसे लेकर जाते हैं उनको? मार्केट जिनका ज़्यादा है ना वो आराम से पहुंच जाते हैं। जैसे एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी में कोई ही पहुंच जाएगा, मैं कह रहा हूँ कोई गधा भी आएगा ना उसको उल्टी सीधी बात भी करेगा, ये वो आराम से पहुंच सकता है। लेकिन हम ऐसे लोगों से थोड़ा सा दूर रहते हैं, क्योंकि मोस्टली इसके अंदर क्या होता है, लोग दूसरों के ट्रस्ट का फ़ायदा उठाते हैं। तो हम देख लेते हैं कौन जेन्युइन है कौन जेन्युइन नहीं है। अच्छा, ये तो हो गया कोचिंग की। अब जो B2B बिजनेस ओनर्स हैं, हमारे जितने भी क्लाइंटेज हैं, अगर मैं बात करूँ फ्रेंचाइजिंग की, वो सब दुकान वाले लोग हैं, रेस्टोरेंट ओनर्स हैं, कोचिंग ओनर्स हैं, कोचिंग सेंटर्स बेसिकली, या फिर किसी के स्कूल्स चल रहे हैं। आज उन्हें मल्टीप्लाई करना हो तो उन्हें आप क्या स्ट्रेटेजी देंगे? सिंपल है, अगर आपको अपने मल्टीपल स्कूल खोलने हैं हाँ, या चीज़ें करनी है तो आपके पास एक सिस्टम SOP पूरा प्रॉपर तरीके से पता है कि स्कूल बन रहा है और मेरे इतना प्रॉफिट है। अगर आप सामने वाले के पास इन्वेस्टर को, ऐसे इन्वेस्टर को ढूंढते हो कि जिसको आप दिखा सको कि अगर आप इतना इन्वेस्ट करोगे हर महीने आपका इतना निकल जाएगा, तो बस यही चीज़ करनी होती है। आप सामने वाले को दिखाओ कि मुनाफा कैसे होना है, वो डेफिनेटली आपके साथ इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन वो कन्विक्शन अच्छा होना चाहिए। अगर आप कह रहे हो कि भाई 1 करोड़ डाल के आप 1 लाख रुपए हर महीने के निकालोगे तो वो घंटा इन्वेस्ट नहीं करेगा। तो आपको वो रिटर्न भी दिखाना पड़ेगा। अब जब आप एक चीज़ की मास्टरी आपके पास हो जाती है ना, तो उससे मल्टीपल द्वार खुल जाता है आपके। मैं भी जैसे मेरा रियल एस्टेट का भी खुल गया कि पैसा बैंक अकाउंट में नहीं रखना है, तो वो वहाँ का खुल गया। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, मैं एक चीज़ में एक्सपर्ट हूँ और मैं हैंड होल्डिंग के थ्रू आपको यहाँ तक पहुँचाई दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि व्हाट इज एग्जैक्टली वर्किंग इन द इंडस्ट्री एंड व्हाट नॉट। क्या बात है, मतलब कि आपको बस ये देखना है कि आपके पास है क्या और आप लोगों को दे क्या सकते हो, और उसको सही तरीके से पोर्ट्रे कर दो, लोग आपके पास आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा धैर्य भाई, इस समय AI पीक पर है और बहुत सारे बिजनेस का इन्होंने बिल्कुल सिस्टम चेंज कर दिया है। कि आपको डर नहीं लगता कि जो आपका पूरा मैट्रिक्स है, जो आपका पूरा बिजनेस है, AI ख़त्म कर देगा? AI इज़ माई फकिंग फ्रेंड भाई। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, लोग अभी तक बेसिक लेवल की AI यूज़ कर रहे हैं। हाँ। अब आपको समझाता हूँ, मैं तो सेल्स कॉल पे बैठना भी बंद करने वाला हूँ कुछ टाइम बाद, और वो 1.5 लाख का प्रोडक्ट बेच रहा है AI पे। अब कैसे, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे पहले लोग बोले ऐसा नहीं होता है, मैं बता देता हूँ। हाँ। देखो, आपको पता है AI एजेंट आ गए हैं। हाँ जी बिल्कुल, जो फ़ोन पे बात करते पता ही नहीं चलता कि आप कर रहे हो। सुनना चाहोगे आवाज़ एक बार AI की? तो लाइव देखना चाहेंगे आप सब लोग? आइए देखते हैं। अब आपको वॉइस सुनाता हूँ कि AI एजेंट किस तरीके से बात करता हो, आइडेंटिफाई करना। हाँ जी। We also have some digital marketing thing in past, but it not get the expected result what we expecting. So we close that project. But yeah, we are still planning to do that. You're welcome, Abhay. I totally get it. Sometimes the efforts are there, but the results don't match expectations. Often it's not about working harder, but tweaking the strategy and execution. What we do differently and hyper-personalized marketing to deliver measurable results. For example, we've helped brands like yours increase conversions and तो ये visibility. AI बात कर रहा है कि ह्यूमन बात कर रहा है? ये जो लड़की बात कर रही है AI है। ओके। अब सबसे कमाल की चीज़, पहचान पा रहे थे आप? नहीं, मैं बिल्कुल आऊँ सब कुछ कर रही थी, है ना? अब सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जब आप हिंदी में बोलोगे हिंदी में बात करेगी, तब आप मराठी में बात करोगे तुरंत मराठी में शिफ्ट हो जाएगी। अब इसको ये प्रैक्टिस कैसे करानी है? अब लोग तो AI एजेंट को यूज़ कर रहे हैं, कॉलिंग पे यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उनका पैसा ख़राब हो रहा है।
ये हाँ। दिमाग की कमी है ना कि थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई नहीं करता है। तो हमने जो अपनी कॉल रिकॉर्डिंग है 200 से ज़्यादा हमने इसके फीड कर दी कि इस तरीके से बात करना, हमें ये चीज़ चाहिए, हमें कॉल का ये सीक्वेंस चाहिए। तो हमने सिखाया। अब वो आवाज़ भी नहीं पहचान सकते कि मैं बात कर रहा हूँ या कौन बात कर रहा है। इसके ऊपर का भी लेवल बताता हूँ। ये खाली बात तो करेगी लेकिन आपकी कैलेंडर तक मीटिंग भी बुक कर देगी। मीटिंग बुक करने के बाद हम सेल्स कॉल, मैंने कहा चलो ये भी काम हो गया, क्या ऐसा हो सकता है कि सेल्स कॉल ऑटोमेट हो सकते हैं इस कंपनी में? कहा सर बिल्कुल हो सकता है, आपका बिल्कुल क्लोन बन जाता है, आप जैसे बिहेव करते हो सब वैसे ही बिहेव करेगा। तो मैंने कहा नहीं, फिर भी एआई में ग्लिचेस होते हैं, वो पता लग जाता है देख के। तो उसने कहा कि एक कॉल रिकॉर्डिंग दो, ये सीख जाएगा। मैंने कहा मेरे पास 200 से ज़्यादा है जो मैंने रिकॉर्ड करी है अपनी सेल्स कॉल, जिन पर मैंने लोगों से पैसा लिया हुआ है। तो मैंने 200 की 200 उसमें फीड करा दी। आप पता करवा के बता दो ये डिजिटल धैर्य है या डिजिटल धैर्य का एआई है। और वो लोगों से 40,000 टोकन अमाउंट भी लेता है, पैसे लेता है, और मीटिंग पे आप बता नहीं सकते कि किस तरीके से। सो दैट्स हाउ, अगर आप एआई के साथ हाथ मिला के पार्टनरशिप की तरह काम करोगे आपको कोई पीछे नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप एआई को हवा मान रहे हो ना तो आपके लिए गड़बड़ है। फिर हवा है एआई लेकिन उससे दोस्ती करो, उसे दोस्ती कर लो, उसे अपने बिजनेस में यूज कर लो। अब सोचो सेल्स वालों का क्या होगा? तो ये तो सेल्स के जो बीपीओ है तो बंद ही हो जाएंगे। हो चुके हैं। कितने कितने बीपीओ चल रहे हैं आप बताओ, कितने चल रहे हैं? आई डोंट नो। सब बंद होते जा रहे हैं। उनको पता है ये एजेंट आ गए तो इनका काम तो ऑटोमेशन पे है। एचडीएफसी वाले बैंक वाले कॉल करते हैं, बताओ आपका पेमेंट हो गया, तो 1 दबा दे, 2 दबा दे, 3 दबा दे, हाँ जी। कॉल आता है। सब बंद तो होते जा रहे हैं। जो होना था वो हो चुका है। जो डिस्ट्रक्शन होना था, आप पूछो जो बीपीओ वाले वो तो रो रहे हैं। सबका काम एआई और सॉफ्टवेयर कर रहा है बस। खत्म हो चुका है। हाँ, तो इस तरीके से तो बेरोजगारी बहुत बढ़ जाएगी। नहीं बढ़ेगी और नई जॉब निकल के आएंगी। अब जो ये बीपीओ वाला काम चल रहा था, अब इतना, क्योंकि लोग फोन पे बात करना पसंद नहीं करते, नई चीज़ आ भी रही है तो आपको एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। मैं बहुत किलसता था एआई से, और मैं सबसे पहले मैं ही इसका वो था, अरे कुछ नहीं कर सकता एआई, ह्यूमन थोड़ी है, फीलिंग्स थोड़ी होती है। हाँ, इसके बिल्कुल, अंदर। ठीक ये बात कुछ नहीं कर सकता, बस ये टूल वूल आ रहे हैं। मैं कहा टूल तो ज़रूर आ रहे हैं। जब चैट जीपीटी से बात, मेरे लिए बहुत अनकंफर्टेबल जोन था। मैं चैट जीपीटी यूज़ कर रहा हूँ गूगल छोड़ के। पहले मैं गूगल करता था, अब मैं सिर्फ चैट जीपीटी के अलावा कुछ चलाता ही नहीं हूँ। जो भी करता हूँ वहाँ पे करता हूँ। वो वहाँ पे कंफर्टेबल हो गया। मैंने कहा नहीं यार ये तो बहुत कमाल की चीज़ है। अब वो जिस तरीके से आंसर दे रहा है, जिस तरीके से मैं बात करता हूँ, मैंने कहा कि भाई इसको इस तरीके से स्टाइल करना है, इस तरीके से आंसर देना है, इस तरीके से। अब अगर मुझे हिंदी में एप्लीकेशन लिखनी है, इतनी खतरनाक एप्लीकेशन लिखता ना, आप सोच नहीं सकते। उसको बता दो कि ये एप्लीकेशन लिखनी है, हाँ जी बिल्कुल, फट 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 एप्लीकेशन लिख के, जिस एप्लीकेशन को लिखने में 1 दिन लगता था पूरा, हिंदी के वर्ड खतरनाक। जैसे हमारा कुछ लीगल मैटर हुआ या कभी कुछ हुआ तो हम पुलिस स्टेशन गए या कुछ भी चीज़ के लिए गए, जैसे हमारा वो साइबर वाला हुआ था, हिंदी में एप्लीकेशन लिखनी है क्योंकि उन्हें हिंदी समझ में आती है, तो हमने एप्लीकेशन कहा कि ये चीज़ पॉइंट मेंशन करो हिंदी है। इतनी तकड़ी एप्लीकेशन वो भी देखे, कह रहा भाई क्या एप्लीकेशन लिखी है आपने। तो आप कहना चाह रहे हैं कि चैट जीपीटी धीरे धीरे गूगल को खा जाएगा? खा चुका है, ये समझ लो, खा चुका है। अब मेन चीज़ ये है कि आप इसको इस्तेमाल कैसे करते हो। अब जैसे लोग एआई एजेंट यूज़ कर रहे हैं कि भाई ये है, मीटिंग बुक कर लो, नहीं, उसको सिखाओ, पहले ट्रेन तो करना पड़ेगा। अब जैसे चैट जीपीटी की जो चैट है वो ट्रेंड हो जाती है आपसे बात करके। अब बोलोगे और बेटा क्या हाल है, तो उसी तो पापा बहुत अच्छे हैं, वो इसी तरीके से रिप्लाई करेगा चैट जीपीटी आपका। तो आपके साथ वो टोनैलिटी बैठ गई ना उसकी। तो इसी तरीके से आपको अपने एआई वर्जन को सिखाना पड़ेगा डेटा फीड करके, तभी वो उस तरीके से परफॉर्म कर पाएगा। क्या बात है। हम कुछ जो स्टार्टअप्स हैं, जो फूड स्टार्टअप्स हैं, अगर उन्हें ऐड चलाना हो तो क्या आप लाइव बता सकते हो किस तरीके का ऐड चलाना चाहिए? मतलब ऐसा क्या वो अपने ऐड में बोलें जिनसे कि ऑडियंस का ध्यान उनकी तरफ आकर्षित हो, और सही ऑडियंस को टारगेट कैसे करे? मान लो एक मोमोज का स्टार्टअप है या पिज्ज़ा स्टार्टअप है, कोई भी एक, आप किस तरीके से उनका ऐड बनाओगे? राइट। अब थोड़ा सा क्रिएटिव तरीके चलते हैं, खुराफाती दिमाग लेके चलते हैं। अब जब आप ये सवाल पूछे थे मैं तुरंत आंसर आ गया था दिमाग में। अब इसका एआई हम प्रमोट करेंगे, जैसे भाई मोमोज है हमारे ये ठेले पे इतने का प्राइस मिलता है, हाँ। ये सब नहीं करेंगे, बकवास बनती है, सब कर रहे हैं। हाँ। तुम्हारे में उसमें कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। मैं करूँगा कंपटीशन। हम हर संडे को कंपटीशन कराते हैं, कौन इतने सेकंड में इतना करेगा और उसका विनिंग प्राइस ये रहेगा। जब ये करना स्टार्ट कर दिया कि भाई वहाँ पे रिव्यू भी हो जाएगा, बहुत अच्छा मोमोज वाला, और कंपटीशन भी करा रहा है, पैसे भी मिलते हैं, लोग उसी चक्कर में उसके ठेले पे भी आएंगे फिर। तो दैट्स हाउ यू थिंक डिफरेंटली। जब वो कंपटीशन होता है ना, अरे नहीं देखते हैं, अरे सोशल मीडिया वो इतने खाली, इतने सेकंड में खाली, वो रुक के देखता है इंसान कितने सेकंड में इसने खत्म करा, इतने सेकंड में इसने। तो दैट्स हाउ यू प्रमोट द थिंग्स। बस सीधा सेल ना करके आपने कंपटीशन लगा दिया, उस चक्कर में लोगों की इंगेजमेंट बढ़ गई उसके साथ, Engagement और इंगेजमेंट बढ़ गई तो ब्रांड अवेयरनेस अपने आप बढ़ ब्रांड गया। वैल्यू बढ़ गई कि वो रिकॉग्नाइज होना ना कि अच्छा ये ब्रांड है। तो आपको बस यू नीड टू जस्ट थिंक डिफरेंटली कि आप कैसे प्रमोट करोगे, ट्रेडिशनल वे से नहीं, जो लोगों का पैटर्न इंटरप्ट कर सकता है, जो लोगों को अट्रैक्ट कर सकता है, उस तरीके से सोच के मार्केटिंग होती है। अच्छा, एक बिजनेस में ना
लोग कहते हैं कि बिजनेस नहीं आ रहा। एक बड़ी समस्या मैंने और देखी है, जब किसी का थोड़ा ज़्यादा बिजनेस आ जाता है ना, तो वो सर्विस नहीं कर पाते। जैसे सपोज करिए कि कोई पिज्ज़ा वाला है, अचानक से उसके पास बहुत सारे कस्टमर्स आ गए, अब वो बना ही नहीं पा रहा है, सर्विस ही नहीं दे पा रहा है, इस चक्कर में उसके नेगेटिव रिव्यू चले जाते हैं। क्वालिटी में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सर्विस में प्रॉब्लम है। तो ज़्यादा कस्टमर्स के जो बहाव है उसको कैसे कंट्रोल करें? बहुत सिंपल है भाई, इसके लिए ना डिलीवरी सॉर्ट करनी पड़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल, ये इंसान गाली खा के ही सीखता है। हाँ, अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारा था कि पहले हमने कोचिंग में लोगों को लेके आए, हमने कहा कि अब पढ़ाएंगे, सबको एक साथ दे दिए और वीकली क्लासेस लेनी स्टार्ट करिए। इस चक्कर में लोग बढ़ गए, किसी का डाउट सेशन क्लियर नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। मैंने कहा तो ऐसे काम नहीं करेगा यार, बहुत गड़बड़ हो जाएगी, लोग बहुत गाली देंगे, किसी ने केस ठोक दिया तो फिर इधर उधर घूमते रहो। तो फिर हमने सिंपल एक चीज़ करी कि हमने कहा कि अब हम उनके साथ बात करेंगे, हम इसको वीक वाइज डिवाइड कर लेते हैं, अपनी कंसल्टेशन बना लेते हैं। तो पहला पार्ट हमारा ऑफर हो गया, ऑफर की डिलीवरी दे दी कि भाई ऑफर बना के लेके आओ, हम बताएंगे। उसको बनाने में बहुत टाइम लगेगा पहली बार, तब वो हमारे पास प्रॉब्लम लेके आएगा, हम उसको सॉल्व करेंगे। अब ऐसे 10 लोग तो नहीं आ सकते एक दिन के अंदर, ठीक है। तो हमने कहा कि जब फर्स्ट वीक हो जाएगा तो सेकंड वीक का एक्सेस मिलेगा, सेकंड वीक हो जाएगा तो थर्ड वीक का हो जाएगा तो फोर्थ वीक का एक्सेस। अकाउंटेबिलिटी एकदम परफेक्ट, और तब उन्हें हमारी ज़रूरत है तो एक ही हमारा अकाउंट मैनेजर, एक या 2 अकाउंट मैनेजर पूरी 100-200 लोग को संभाल सकता है। तो इट्स ऑल अबाउट आप अपनी डिलीवरी को किस तरीके से क्रैक कर रहे हो, और डिलीवरी वाला सिस्टम गलत नहीं होना चाहिए। मैं आपका पूरा मैट्रिक्स देख रहा था, मैं आपकी बहुत सारी चीज़ें स्टडी कर रहा था। आप कह रहे थे कि आपको 1 करोड़ रुपए की सेल्स भी करनी है तो 2 टीम मेंबर काफ़ी हैं, जबकि यहाँ तो 20 लोग भी होते हैं तो सेल नहीं हो पाती है। तो किस तरीके से लोग सिर्फ 2 टीम मेंबर से 1 करोड़ की सेल कर सकते हैं? बहुत सिंपल है भाई, हमने अपने बिजनेस मॉडल को ना बहुत सॉर्टेड कर लिया। एक वेरीफाइड लीड कितनी किया जाएगी आपके हिसाब से, एक लीड कितनी किया जाएगी अच्छी लीड जिसका इंटेंट सब कुछ है? 500, 600, 700, 600, 1000, 2000, 3000, 4000 मान लेते हैं, इतना मान लेते हैं हाइपोथेटिकली, इतना जाता नहीं है। अब हमने उनसे बोला कि 70% एप्लीकेशन को रिजेक्ट करो, मेरा प्रोडक्ट 1.5 लाख का है, अब मुझे कितनी यूनिट बेचनी पड़ेगी 1 करोड़ की, अब मैच कर दो, ठीक है। 1.5 लाख। अच्छा, 1.5 लाख तो 60, 65, 63, 64, हाँ, इतनी यूनिट बेचनी पड़ेगी। लो टिकट में हम इतनी एक दिन में बेच देते हैं। अब हाई टिकट में बेचनी है तो हमें ऐसे ही इंसान चाहिए जो रेडी टू इन्वेस्ट हो, जिसकी प्रॉब्लम है। हाँ जी। मैं जितने जंक है सबको डिलीट कर दो, और जो करना चाहते हैं सिर्फ उनको मेरे पास लेके आओ। जब हमने इस पर काम करा, पर मैंने इसमें बहुत मेहनत करी, मैंने दिन रात लगाया। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसे हो गया, मैंने अपने आप को घिसाया है, मैंने पागलों की तरह मैंने अपने घर वालों से बात नहीं करी, मैंने किसी से बात नहीं करी। पर ये चीज़ सही नहीं है कि पैसों के पीछे इतना पागल हो जाना, लेकिन जब पेट खाली रहता है ना तो इंसान करता है, तो मैंने करा, ठीक है। अब मैं उस तरीके से नहीं करता हूँ, मैं दिन में 5 लोगों से बात करूँगा, 5 मेरा कन्वर्जन आएगा, 1.5 लाख का प्रोडक्ट है, अब उसके हिसाब से देख लो मैच। मुझे पता है कि मैं कन्वर्ट कर ही लूँगा। मैं एक दिन भी अपने बिजनेस से उठ रहा हूँ, मुझे पता है मेरा 4-5 लाख रुपए का, 6-7 लाख रुपए का नुकसान हो गई होगा अगर मैं उठता हूँ तो। लेकिन अब मैं उस लेवल पे पहुँच गया, अब ये मेरे लिए प्रॉब्लम बन गया ना कि मैं बंद गया हूँ। मैं कह रहा हूँ ना, मेरे प्रॉब्लम से ही मेरी सॉल्यूशन बनता है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सेल्स टीम हायर कर रहा हूँ। मैं कहा कि मैं अब बिजनेस नहीं होगा, अगर मैं स्विट्जरलैंड में हूँ तो मेरे बिना सेल चलनी होनी चाहिए, और जितना मैं कर रहा था उतना होना चाहिए। और ऐसे हर इंसान का हमने एक फनल बना दिया अपनी टीम के अंदर, ये तेरा ये फनल है, तेरा ये फनल है, मैं तुझे इस महीने 1 लाख रुपए का बजट दे रहा हूँ, तुझे 2 लाख रुपए का दे रहा हूँ। जो जितना उसका रिटर्न बना के देता है, उसका प्रमोशन भी होता रहता है, उसका कमीशन भी बढ़ता रहता है। तो मुझे अपनी कंपनी को देखना ही नहीं पड़ता, सब वो खुद जान लगा के काम करे, क्योंकि कमीशन इतना तगड़ा है हमारा। एक यूनिट पे 10-10 हज़ार रुपये में देता हूँ, कमीशन पकड़ो, कोई कंपनी नहीं देती है इतना कमीशन। मैं कह रहा तुम 1 यूनिट निकाल दो, मेरा टाइम इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि मैं क्लाइंट से बात कर रहा हूँ, ये चीज़ कर रहा हूँ। तुम खुद देखो, तुम खुद कर लो, और मेरे से 10,000 रुपये कमीशन ले लो। तो मेरी जो टीम है वो सैलरी नहीं देखती है। अरे सर सैलरी क्या है, सैलरी तो कुछ भी नहीं है, ये बताओ ये क्या करना है। हाँ। वो रात को बैठ के सेल्स कॉल पे लगे रहते हैं। तो इतना इंसेंटिवाइज करना भी बहुत जरूरी है, बहुत ज़रूरी है। जब मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो मैं उनको क्यों नहीं रोक रहा हूँ। एड बजट मेरा कुछ भी नहीं है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मेरी टीम में एक मानसी है, लड़की है, आपने देखा है जब आप ऑफिस आए थे? बिल्कुल। आप यकीन नहीं मानोगे, उसको मैंने एक फनल दिया बना के, मैंने 45,000 का एड स्पेंड लगाया, और उसने 11.5 लाख रुपए का बिजनेस ला के दिया। 11.5 लाख रुपए का। अब लोग मरते रहते हैं, हमारे एडवर्टीजमेंट काम नहीं कर रहे हैं, ये काम नहीं कर रहा, हमारे लिए वो काम नहीं कर रहा है। भाई एडवर्टीजमेंट नहीं, इट्स ऑल अबाउट द साइकोलॉजी। आप किस तरीके से काम कर रहे हो, किन लोगों के साथ काम कर रहे हो, वो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जो एप्लीकेशन हमारी अप्रूव्ड होती है सिर्फ उनसे बात करो, जो रिजेक्ट हो रही है हम उनसे बातें नहीं करते। बातें मत करो, बिल्कुल ठीक बात है। लोग भूस में लगे रहते हैं, कहते हैं ना भूस, पता है ना, वो गाय भैंस के चारों, तो भूस में सुई ढूंढते रहते हैं। लेकिन हमें ये पता है भूस में सुई कहाँ पड़ी हुई है, दैट इज इंपॉर्टेंट।
ठीक बात है, ये बड़ा आपने इम्पोर्टेंट बात कही। लेकिन आपने अपने पूरे के पूरे मैट्रिक्स में ये बताया है कि रिजेक्शन करने की कला, मतलब रिजेक्शन करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। मुझे आपके पूरे कन्वर्सेशन में लगा जिसको ना नहीं कहना आता वो सक्सेस नहीं कर पाता, लेकिन ना कहने की कला बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसके लिए गट्स भी चाहिए, जिगरा भी चाहिए, और साथ साथ में किसको ना कहना है, गलत आदमी को ना कह दे। तो ये आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो? ये भी मेरे साथ एक प्रॉब्लम आई थी, उसका ही सॉल्यूशन है। 40 लोगों ने हमारा बैंड बजाया, पहले 40 लोग थे। अब हमने उनको कंसल्टेशन में अपने ऑनबोर्ड कर लिया, लेकिन धैर्य ऐसे नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। मैं पागल हो गया था। मैं जूम कॉल कर रहा था, कम से कम सुबह स्टार्ट होता 9 बजे तक, रात को 8 बजे तक चल रही लगातार। खाना नहीं खा रहा हूँ, रोटी आ रही है ऐसे रोल होके, बस जल्दी से खा गया, क्या खाया पता भी नहीं। फिर कुछ शेक आया तो ऐसे पी गया जल्दी से, मुझे पता ही नहीं होता, मैं पागल हो गया। मैंने कहा यार, और उन्होंने मेरी ऐसे मार दी पूरी कि नहीं ऐसे ये। मैं कहा ऐसे काम नहीं होगा यार, ये तो सही सॉल्यूशन नहीं है। तो और वो सही लोग भी नहीं थे जिनका इंटेंट होता ना कि जल्दी से अब तो मैं पैसा वापसी लेके जाऊँ, मैं सीखूंगा भी फ्री में और पैसा भी वापसी लेके जाऊँगा, वैसे वाले लोग आने स्टार्ट हो गए थे। तो वो मुझे क्रैक करना नहीं आ रहा था कि ये कैसे क्रैक होगा। मैं एक दिन इतना रोया बैठ के, मैं एक्चुअली में रोया, मैं रोया बैठ के। मैं कहा यार इस तरीके से काम नहीं होगा, मैं पागल हो जाऊँगा। मैं सच में लिटरली मम्मी के पास गया, मैंने कहा मम्मी यार समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, क्या करूँ? क्या तुम सॉल्यूशन निकाल लोगे कुछ ना कुछ, आराम से बैठो शांत मन से, एक दिन की छुट्टी ले लो और सोचो। मैंने बहुत सोचा। एक दिन सोचने के बाद समझ में आ गया क्या करना है, किन लोगों के काम नहीं करना है साथ वो देखो, और किन के साथ काम करना है। जिनका राइट एटीट्यूड है उनको पकड़ो, जिनको नहीं करना है, जो आपके पास हावी होने की कोशिश करता है, डोमिनेट करने की कोशिश करता है और काम नहीं करता और उल्टा आपके ऊपर डालता है, उनको तो सबसे पहले हटाओ। जो कितने कमिटेड होने के लिए तैयार है, जो आपके इंस्ट्रक्शन सुनने के लिए तैयार है। अगर कोई इंसान ये कहता ना नहीं मैं मुझे धैर्य से ही बात करनी है, भाई तुम मेरे प्रिंसिपल के साथ अलाइन नहीं करते, यू आर नॉट एलिजिबल, थैंक यू सो मच। अगर मेरी टीम वाला कोई बात कर रहा है कि नहीं हमें धैर्य से बात करनी है, तो आप मेरे प्रिंसिपल से अलाइन नहीं होते, तो थैंक यू सो मच, हमें आपके साथ काम नहीं करना, खत्म। ये रिजेक्शन होता है। इस तरीके से आपको खुद ही पता लग जाता है किसके साथ करना है और किसके साथ नहीं। हाँ, आपको चेक पॉइंट्स बना देने, अगर ऐसा है तो निकाल दो, ऐसा नहीं है तो मत निकालो। जैसे आपने अभी जब बातचीत हो रही थी ऑफ कैमरा आपसे, तो आपने कहा अगर कोई ये कहता है कि मैं बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है, बहुत बेहतरीन काम कर रहा हूँ, तो उसके साथ भी आप काम नहीं करते हो। हाँ क्यों भाई, हम मुजरा थोड़ी कर रहे हैं तो देखने आ रहे हो। हाँ, ये बताओ प्रॉब्लम क्या है। अब बहुत सारे एप्लीकेशन में आ जाते लोग, हाँ धैर्य क्या मिल रहा है, क्या दे रहे हो तुम हमें, ये बताओ। तो ये पहले प्रॉब्लम मेरे पास है। मैंने कहा क्या मिल रहा है? मैं कहा आलू की सब्जी है, पनीर की सब्जी है, बताओ क्या। हाँ क्या बात कर रहे हो तुम, ये है। तो मैंने कहा कि क्या मिल रहा है, क्या आपको नहीं पता, आप देख के नहीं है, आपको पता नहीं है क्या चीज़ों के बारे में। तो ये पहले मेरी खुद की प्रॉब्लम थी, फिर मुझे पता लगना स्टार्ट हुआ कि इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। ज़बरदस्त। मतलब कि रिजेक्शन की कला भी सीखनी पड़ेगी अगर आप किसी को बिजनेस करना है। अगर आपको रिजेक्शन नहीं करना आता तो ये मानिए कि आपके लिए सक्सेस के दरवाजे खुलने वाले ही नहीं है। 100%। किसी भी बिजनेसमैन के लिए, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए क्या ऐसी स्किल है जो उसमें होनी ही चाहिए? ठीक है भाई, सबसे पहले मुझे लगता है कि आपको जो काम पसंद नहीं भी है तो भी वो आपको करना पड़े तो आपको करो। मतलब डिसिप्लिन। मैं आपको बताता हूँ, सुबह उठ के जिम जाना मेरे लिए आफत होता है, लेकिन मैं सही 5 बजे जिम में खड़ा होता हूँ ट्रेडमिल के ऊपर, और मुझे इतनी खुंदस आ रही होती है, मुझे अपने आप को मैं गाली दे रहा होता, नहीं यार सो जा, नहीं मैं करूँगा, मतलब करूँगा। अगर एक दिन नहीं करा तो मैं पीछे हो जाऊँगा। मैं एक बात बोलूँ, मैं इसके बारे में ब्लफ नहीं कर रहा, मैं इंडिया में नंबर 1 हूँ। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ ये बात, क्योंकि मैंने देख लिया मेरे साथ अच्छा है ही नहीं कोई, तो मजबूरी में मुझे बोलना पड़ रहा है कि मैं नंबर 1 हूँ। अगर आप हो तो चैलेंज कर दो। तो मैं अपने आप को वो नंबर 1 बनाने के लिए ना, मैं उस हिसाब से काम भी करता हूँ। मैं दिन रात काम करी, मेहनत करी, फिर मुझे पता लगा कि स्मार्ट वर्क कैसे होता है, फिर पैसे से पैसा कैसे बनता है। मैं वो सब चीज़ें करके आ रहा हूँ, तो मुझे वो चीज़ें पता है, आइडिया है। और मुझे जो चीज़ नहीं भी पसंद है, मुझे वो चीज़ बार बार करनी है। मैं कह रहा हूँ, अगर आपको वर्ल्ड का बेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर बनना है या क्रिकेटर बनना है, विराट कोहली को पीछे होना, दिन के 3 घंटे क्रिकेट खेलो रोज बिना रुके, विराट कोहली को ऐसे पीछे छोड़ दोगे। तो आपको जो चीज़ नहीं भी पसंद है आपको वो भी करनी पड़ेगी। और मैं अपनी चीज़ों को लेके बहुत ढीठ और पक्का आदमी हूँ कि अगर जो चीज़ मुझे करनी है ना वो टूटेगा नहीं। मुझे ये डिसिप्लिन फॉलो करते हुए 15 साल हो गए कंसिस्टेंसी के साथ करते हुए। बीच में मेरे पैर में चोट लगी थी, मेरा छूट गया था, लेकिन मैं दोबारा स्टार्ट कर दिया। लेकिन कंटिन्यूस करना 10-12 साल 15 साल बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत इंपॉर्टेंट। और ये मेरे अंदर आई है मेरे बाबा से। मैं सुबह खेत में जाता था उनके साथ, तो फार्मर है, तो हम सुबह उठ के मैं पढ़ाई के चक्कर में नीचे भाग जाता था। तो मेरे बाबा, हम ऊपर रहते थे और मेरे बाबा नीचे वाले फ्लोर पे रहते थे। तो हमारा क्या होता था कि मुझे पढ़ाई पसंद नहीं थी बिल्कुल भी, तो वो रात को ना जल्दी सोने के चक्कर में 8 बजे मैं उनके पास पहुंच जाता था कि मुझे पता है सुबह खेत जाएंगे और रात को पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो सुबह उठ के फिर मैं उनके साथ जाता था पीछे, और वो कंसिस्टेंसी इतनी बन गई ना,
फिर वो मेरे रूटीन में भी आ गया। तो मैं अपने बाबा को थैंक यू बोलूँगा उस चीज़ के लिए। क्या बात है। लर्निंग और रीडिंग का क्या रोल रहता है सक्सेस के लिए? मुझे लगता है कि पढ़ना तब चाहिए तब आप काम कर रहे हो। आपको चीज़ें तब समझ में आती है। बहुत सारे लोग थ्योरी लेके बैठ जाते हैं, भाई थ्योरी का अचार डालोगे कुछ नहीं होना उससे। मैं कह रहा हूँ, मैंने एक किताब पढ़ी सेल लाइक क्रेजी। अगर मैं वो काम नहीं कर रहा होता ना तो मैं अपना पहला करोड़ नहीं बनाता। वो किताब ने मेरी जिंदगी तब बदली, तब मैं वो चीज़ कर रहा था और वही किताब मेरे सामने आई। आपकी पढ़ाई इफेक्टिव तब होगी तब आप उस काम को कर रहे होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आज मैं प्लेन उड़ाना सीख रहा हूँ, मैं थ्योरी पढ़ रहा हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये बटन है, ये बटन है, ये बटन है, ये उड़ाना है, यहाँ से लीवर खींचना है, ये करना, नहीं समझ में आ रहा। किताबों से तो नहीं पता लगेगा। जब आप प्रैक्टिकल करने जाओगे और उस किताब को पढ़ोगे तो आपको दिमाग में अच्छा वो रेड बटन तो वहाँ था, अच्छा ये लीवर तो यहाँ पे है, तब आपकी पढ़ाई बहुत इफेक्टिव होती है। एक आपने बताया सेल लाइक क्रेजी, कोई और किताब रिकमेंड करना चाहोगे? भाई बहुत सारी किताबें हैं जो मेरी बहुत फेवरेट रही है। एक गेट टुगेदर, एक कम्युनिटी को किस तरीके से फॉर्म किया जाता है, वो मेरी बहुत अच्छी फेवरेट किताब रही है। स्पिन सेलिंग, सेल्स के बारे में बताता है। सेल लाइक क्रेजी, हाउ यू विल बिल्ड योर क्रेजी ऑफर। एंड वन थिंग, एक बुक है जिसका नाम है वन थिंग, आप एक ही चीज़ को फोकस करके कैसे करोगे। इकिगाई। ये 5 किताबें हैं जो मेरे अभी दिमाग में आ रही हैं। अगर कोई इंसान इनको पढ़ेगा तो बहुत अच्छा कर सकता है। आपकी कोई किताब आपने लिखी हो? हाँ मैं लिख रहा हूँ, मैं करंटली लिख रहा हूँ। डोंट सेल देम, जस्ट मेक देम बाय। मेक देम बाय जो आप कहते हो, करेक्ट। वो मेरी किताब आने वाली है, मैं उसको बहुत डीप बना रहा हूँ। मतलब मैं ऐसा नहीं बना, मैं एवरग्रीन बुक बना रहा हूँ। मुझे उसको लिखते हुए 2 साल हो गए। अब कहेगा कैसा इंसान है ढक्कन, 2 साल से लिख के जा रहा है। बट मैं उसको बार बार चेंज करता हूँ। जब तक मुझे अंदर से नहीं आएगा ना तब तक मैं रिलीज नहीं करने वाला। आपकी कोई एक ऐसी आदत जो लग रहा है कि अगर ये नहीं होती तो आज डिजिटल धैर्य नहीं होता? मेरी कंसिस्टेंसी, मुझे कोई नहीं हरा सकता कंसिस्टेंसी के मैटर में। अगर मेरा डिसाइडेड है मुझे ये करना तो वो करना ही है। मैं बहुत जिद्दी हूँ उस चीज़ को लेके। तो मैं जितना भी बनाऊँ ना, मैं कोई इंटेलिजेंट आदमी नहीं हूँ, मैं कोई बहुत पढ़ने लिखने वाला इंसान नहीं हूँ, लेकिन मैं डिसिप्लिन्ड हूँ और एक्शन लेने वाला आदमी हूँ। तो आपने देखा होगा मैं अपने क्लास के जो टॉपर है ना, वो ऐसे ही घूम रहे हैं, वो कुछ नहीं कर रहे। उनको ना वो इस बबल में जीते हैं कि हमें अप्रिसिएशन मिलेगा, IIT वाला बंदा है, एक घर आएगा तो उसकी तारीफ होगी, ये होगा वो होगा। मैंने कभी वो चीज़ सोची नहीं थी। मैं एक्चुअली मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं उन लोगों से मिल रहा हूँ और उनसे बात कर रहा हूँ कि धैर्य यार, ये छपरी लोग हैं, इतना इतना पैसा बना रहे हैं, यूट्यूबर बन गए हैं, ये इंस्टाग्राम पर रील बना रहे हैं, हमें बहुत दुख होता है, हमने इतनी पढ़ाई करी है। भाई ठीक है तुमने पढ़ाई करी है, लेकिन तुम बबल में भी जियो उसमें कि मैं IIT का बन जाऊँगा, अब मैं 2 लाख की नौकरी करूँगा महीने की, अब ये होगा। लेकिन डोली चाय वाला तो मेरे से बहुत ज़्यादा पैसे बना रहा है और लोग मुझसे बोल देते हैं छपरी है। तो नहीं भाई, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और एक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जो चीज़ चल रही थी उसने सही टाइम पे पकड़ी, उस पर काम करा। आपने नहीं करा, आप उसी ट्रेडिशनल मेथड से जी रहे हो, तो कैसे होगा? नहीं होगा। एक चीज़ बताएं, अगर फेसबुक पर ऐड लगाकर बिजनेस करें या फिर हम ऑर्गेनिक ब्रांड जैसे यूट्यूब क्रिएटर बने, इंस्टाग्रामर बने, वहाँ से बिजनेस लेकर आए, वो ज़्यादा अच्छा क्या है? दोनों ही चीज़ें बढ़िया है। अगर आपको ज़्यादा पैसे बनाना है, फेसबुक में हो गया पैसा लेके पैसा बनाना, और स्टार्टिंग इंसान की यूट्यूब और इंस्टाग्राम से ही होती है। अब जैसे आपकी और मेरी शुरुआत हुई है, वो बिना पैसे लगाई हुई है कि हमने यूट्यूब से पैसा बनाया, हाँ जी, और वो पैसे को री इन्वेस्ट करके डाला, फिर पैसे से पैसा बनाया। स्टार्टिंग मेहनत से ही होती है, चप्पल घिसने से होती है। समझ लो हल आपके कमर पे है, कंधे पे है, और आप उसे खेत जोत रहे हो आप। उसके बाद आप ट्रैक्टर ले लोगे जब आप फेसबुक चलाओगे। क्या बात है, ठीक है। और प्राइवेट जेट में तब बैठोगे जब आप बड़े हाई टिकट पे जाओगे। तो ये चीज़ें डिपेंड करती हैं आप किस तरीके से काम कर रहे हो। ये टाइम के साथ ही होता है, कोई भी जल्दी शॉर्टकट है ही नहीं। मतलब आपने स्टेप बता दिया, क्या ज़बरदस्त स्टेप बताया है। पहला हल जो है वो आपका इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर आ जाओ, ऑर्गेनिक आ जाओ, फ्री में आ जाओ। दूसरा है फेसबुक पर आओ और फेसबुक पर आकर अपनी सेल चालू करो। तो वहाँ से आप ट्रैक्टर, मतलब कि आप थोड़ा सा ऑटोमेशन कर लिया। अब आपको मास्टर बनना है, मतलब जेट लेना है, तो आपको हाई टिकट के लिए डिजिटल धैर्य के पास आना ही पड़ेगा। कोई और उपाय बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। अच्छा, एक सवाल और, मैं आपका जब ऑफर देख रहा था, आपने कहा था कि अगर आपने 3 महीने या 6 महीने जो टाइम लेते हैं आप, उतने समय में नहीं कर पाए तो डबल पैसे आप रिटर्न कर देंगे विद एग्रीमेंट। तो डबल भी हम उसके साथ करते जो कर सकता है, जो कर सकता है। तो हमें पता है ना, हम ये क्राइटेरिया ही इसलिए है हमारे पास। पहली बात तो ऐसे लोग आते हैं जो पैसे वाले ही हैं, बिगिनर और फ्रेशर को हम एंटरटेन करते ही नहीं। और जो आ रहे हैं हम उनका इंटेंट और इंटेंसिटी भी देखते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक कहानी सुनाता हूं आपको इंटेंट और इंटेंसिटी की। जिस भी इंसान के अंदर ये है ना, वो तगड़ा कर सकता है। ये मुझे सुनाई थी राम वर्मा साहब ने। हाँ जी। तो 2 लड़की होती है, हेली और एक और नाम होता है। तो ना एक दीवार पे बैठी रहती है ऐसे। एक 6 साल की बच्ची रहती है, एक 11 साल की बच्ची रहती है। उनके पापा ना खेत में ट्रैक्टर चला रहे होते हैं, खेत जोत रहे होते हैं। तो बेसिकली वहाँ पे वो सीडिंग वीडिंग डालते रहते हैं, ट्रैक्टर चला रहते हैं।
तो गलती से वो ट्रैक्टर पलट जाता है, गड्ढे में आके ऐसे पलट जाता है, उसके पापा उसके नीचे आ जाता है। और जो ट्रैक्टर था वो 13 टन का था, 13-14 टन का था। क्या 11 साल की और 6 साल की बच्ची उसे गलती से भी उठा सकती दोनों मिलके? नहीं उठा सकती, कोई चांस नहीं है। वो दोनों रोती रोती भागते भागते गई वहाँ पे, पापा 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 करते गई। उन दोनों ने जान लगाई और पूरे ट्रैक्टर को उठा दिया, अपने पापा, उसके पापा बाहर निकल गए। इंटेंशन अपने पापा को बचाना है, इंटेंसिटी इतनी बुरी तरीके से मुझे बचाना ही बचाना है, तो उन दोनों ने मिलकर ट्रैक्टर उठाया और उसके पापा निकल गए ट्रैक्टर से। और ये रियल की स्टोरी है। जब आप किसी भी काम को इंटेंशन आपकी प्योर है और इंटेंसिटी पूरी लगा देते हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता वो नहीं होगा। आज मुझे कोई ये बोले ना, मैं ना रिजवान साजन से मिला, दुबई गया हुआ था, तो उन्होंने बोला धैर्य मेरा एक प्रोजेक्ट आ रहा है ब्रीज करके, इतने माले की बिल्डिंग है, इतने टाइम तक पैशन दे देंगे, कर देंगे, कर देंगे। मैं कहा भाई कितना बड़ा सोच रहा है ये इंसान। हम सोच रहे हैं घर बनाना, उसमें फट जाती है। वो कह रहा है कि 100 माले की बिल्डिंग बनानी है, सी फेसिंग रहेगा, आप मुझे इतना पैसा दो, मैं जनवरी तक आपको फ्लैट दे दूंगा, रेडी टू मूव इन। मैंने कहा क्या, इनका माइंडसेट कैसे काम कर रहा है? तो एक खाली प्लॉट पड़ा है अभी। तो वो माइंडसेट की बात होती है। जितने बड़े लोगों के साथ आप रहते हो, जैसी आपकी रंगत रहती है, संगत रहती है, वैसी आपकी रंगत हो जाती है। तो इसलिए मैं अपनी कम्युनिटी बिल्ड कर रहा हूँ। जो आपने कम्युनिटी देखी है, वहाँ पे सारे लाइक माइंडेड लोग हैं। वो कहते हैं धैर्य ये हमारे बीच में ये बात होती ही नहीं कि क्या नहीं हो सकता, क्या करना है नेक्स्ट लेवल का, कब तक होगा वो ये बताओ, कब तक कर लेंगे ये चीज़। ठीक बात। तो जब वैसा माइंडसेट, जब आप ये सोच रहे हो कि जो इंसान ये सोचता है ना कि ये क्यों नहीं हो रहा, कैसे नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो इंसान कभी सक्सेसफुल नहीं होता। और ये पैटर्न उन लोगों के ही होते हैं जो काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनको रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, क्योंकि वो ये सोच रहा अगर नहीं हुआ तो मेरा एड स्पेंड इतना हो गया तो मैं पैसे नहीं बना पाया तो। लेकिन हम क्या सोच रहे हैं, इतना डाल के 50 लाख का बिजनेस करना अगले महीने, 50 लाख से नीचे नहीं होना चाहिए, मजा नहीं आएगा। नहीं तो अब 50 लाख हो गए, चलो 60 लाख कैसे होगा वो बताओ, कि 60 लाख का प्रॉफिट कैसे करना है। अग्री का जब मेरे साथ पास आई, या हम जो भी लोग आए पास आए, हमने बात करी, वो बोलते कि यार 60 लाख पे कब तक पहुंचेंगे, 60 लाख का बताओ कितने, क्या करना पड़ेगा, मैट्रिक्स बताओ, मैथ्स बताओ पूरा। मैं कहा ये मैथ्स है, ये हिसाब किताब बनता है, इतने में 60 लाख रुपए पहुंच जाओगे, या पक्का पहुंच जाएंगे? हाँ। मैं कहा चलो काम करना स्टार्ट करते हैं। काम करना स्टार्ट किया, पहुंच गए। फिर वो बोलते कि यार 80 लाख पे करना है, अब 60 लाख करते करते बोर हो गए, बता कैसे करना। मैं कहा ये मैट्रिक्स है, ये चीज़ होगी। अब फिर वो अगले महीने दोबारा, मैंने कहा शांत बैठ जा, बस शांत बैठ जा, चुपचाप बैठ जा, क्योंकि महीना है ही नहीं जाने वाला। क्योंकि वो डेटा एनालिस्ट वाला डेटा काम आता है कि आप इतने पैसे लगा दो और आप पैसे नहीं बना पाओगे तो क्या फायदा फिर। तो वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, व्हेन टू स्टॉप। व्हेन टू स्टॉप सब ये बताते हैं, स्केल कब करना है, कोई ये नहीं बताता डी स्केल कब करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये हर बिजनेस में होता है, हर बिजनेस में होता है। एक टेक्निकल क्वेश्चन है जो आपसे पूछना रह गया। मैंने देखा कि आपका पिक्सल स्कोर, फेसबुक पिक्सल वन ऑफ द बेस्ट इन इंडस्ट्री है। मैं कह रहा हूँ पूरे वर्ल्ड में शायद किसी कितने लोगों का। और मैंने कई सारे जो फेसबुक ऐड चलाते हैं उनसे पूछा, वो बोलते हैं फेसबुक पिक्सल स्कोर ऐसा कुछ होता ही नहीं है। हाँ। तो एक्चुअली 2 सवाल है। पहला तो फेसबुक पिक्सल स्कोर होता क्या है, और आपका जो बेस्ट है उसके पीछे क्या कारण है? देखो बहुत सारी चीज़ होती है, टेक्निकल क्वेश्चन है। हाँ जी। अब देखो पिक्सल स्कोर वो होता है कि आपके सारे पैरामीटर्स कंप्लीट हो रहे हैं। एक जो बंदा आ रहा है उसका आईपी एड्रेस ट्रैक हो रहा है, किस सिटी से है, किस कंट्री से है, क्या कितनी बार उसने ऑप्टेन करा, क्या क्या सारी चीज़ें करी, वो आपके पास पूरा डेटा एकदम एक्यूरेट आ रहा है ना, और आपके सारे शीट से वो मैच कर रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तो आपका पिक्सल स्कोर इम्प्रोवाइज है। एक और चीज़ होती है वो जो होता है कन्वर्जन एपीआई, वो चीज़ बनानी ज़रूरी होती है, उसी के बेसिस से पिक्सल स्कोर इंक्रीज होता है। अब जैसे मेरा थैंक यू पेज है, थैंक यू पेज पे जितनी लीड्स मेरे पास आई हुई है, तो मैं फेसबुक पे कन्वर्जन एपीआई पे ऐड चलाऊंगा कि मुझे ये कन्वर्जन आया है, मुझे ये मल्टीपल आप कन्वर्जन ला के दो, सेम इसी तरीके के लोग। तो अब मैं फेसबुक को बता रहा हूँ, जैसे इंस्टाग्राम आपको बता दो ना, अगर आपने इंस्टाग्राम खोला, डॉग कैट बिल्ली सब कुछ आपको दिखाई दे रहा है, तो आपके इंटरेस्ट की चीज़ है। लेकिन फेसबुक को बता रहा हूँ कि मुझे अमीर लोग चाहिए, मुझे गरीबों को ऐड मत दिखाओ मेरा। तो इसलिए हमारा कन्वर्जन रेट भाई इतना जाता है, 90% जाता है। और तो जंग भी आता है, लेकिन 90% हम रिजेक्ट कर देते हैं ना, 70% रिजेक्ट, जो काम के वही सिलेक्ट हो रहे हैं, और जिनसे बात करते हैं फिर वो कन्वर्ट होता है। तो बहुत सिंपल है। मैं कह रहा हूँ एजेंसीज इंडिया के अंदर पागल हो गई, उन्होंने बस एक तरीका सीख लिया, ऐड ऐसे चलाना, कैंपेन ऐसे बनाना, इनके पैसे लगा दो, चलने दो। भाई उसका ऑफर ख़राब है, उसकी मार्केटिंग ख़राब है, तुम कैसे स्केल करा दोगे उसको? तो पहले ये भी तो देखो। इसलिए मैं बहुत सिलेक्टिव होता हूँ किसके साथ काम करना है, किसके साथ काम नहीं करना। सर कितना भी करें हम 100% सक्सेस रेशियो तो होता नहीं है, तो कोई ऐसा क्लाइंट आपका भी कोई फेलियर रहा हो? हाँ बहुत है, एक नहीं बहुत है। अब वो वाले क्लाइंट होते हैं, उनको समझा दिया, बात कर ली उनसे, फिर भी उनके दिमाग में नहीं यार मरो, तो फिर नहीं समझ में आ रहा तो क्या जान थोड़ी दे दूंगा अपनी। तो अब क्या है कि जैसे कोई बंदा है, मैंने उसको बोला साइकोलॉजिकल लेवल पे डिस्कवर करो, अब उसका रिजल्ट नहीं आ रहा, तो मैं कह रहा हूँ कि भाई चेंज करो, चेंज करो, चेंज करो।
हमारी एक क्लाइंट थी विपुल करके, वो रिलेशनशिप कोच थी, तो उनका रिजल्ट आया अच्छा खासा, उन्होंने पैसा बनाया स्टार्टिंग में, फिर कम हो गया, फिर चला, फिर कम हो गया। मैंने कहा ये पैटर्न यूजुअल आप फॉलो कर रहे हो। फिर हमने रिसर्च करी, मैं उन्हें 1-2 जगह लेके गया, तो मैंने कहा इनसे पूछो इनसे पूछो इनसे पूछो। उन्होंने कहा नहीं हम इसमें इन्वेस्ट ही नहीं करते। तो मैंने कहा बस ये क्लियर है कि आपका इस मॉडल में कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, किसी की डिमांड नहीं है। तो मैंने कहा अब दूसरी चीज़ करके देखो। फिर 2-3 दिन के अंदर 4 लाख का बिजनेस करा उन्होंने। तो मैंने कहा कि भाई ये चीज़ करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, आपको खुद देखना पड़ेगा। देखो भगवान मदद भी उसकी करता है जो खुद की मदद पहले करने के लिए तैयार है। ठीक बात है ना? तो जिसका इंटेंट और इंटेंसिटी मैच होती है कि धैर्य मुझे करना ही करना, मेरी इस चीज़ में प्रॉब्लम बताओ। इसलिए हमारे ऐड के रिटर्न बहुत ज़्यादा है, और इसमें कोई टेक्निकल स्टफ नहीं है, ये बहुत लॉजिकल है, लॉजिकल बात है। लेकिन इतना सब कुछ मैंने पूरा सीक्रेट बता दिया अपना, आज एक्सपीरियंस है बेसिकली, ये सारा सीक्रेट बता दिया, उसके बाद भी नहीं करते लोग। बताओ लोगों के लिए सक्सेस फार्मूला क्या होना चाहिए? बस लास्ट सवाल है आपसे कि क्या आप सजेस्ट करना चाहेंगे लोगों को कि अपने आप को सक्सेस बनाने के लिए क्या करें? मैं आज आपको ना अपनी एक मैनिफेस्टेशन टेक्निक बताता हूँ। पहले मुझे लगता था कि मैनिफेस्टेशन बकवास की चीज़ है, बट नहीं है। अभी एक महात्मा जी टेक्निकल का इवेंट हुआ था ना, जैसे 15-20 हज़ार लोग थे, तो स्टेज पे गए थे, बोल रहे थे, मैं भी था वहाँ पे। तो मैं ना पहले एक वो करता था, कांवड़ चलती है यूपी में, तो वहाँ बीच में जाके खड़ा हो जाता था और फील करता था ये मैं ही हूँ। और मुझे ऐसे इवेंट पे खड़ा होना हर किसी का सपना होता है। नहीं आओ चलो वो किसी और का भी इवेंट था, फिर भी गए वहाँ पे लोग, वो चीज़ पूरी हो गई। ठीक है, मैंने कहा ये चीज़ तो होती है। अब मैंने मैनिफेस्टेशन में ये चीज़ करनी स्टार्ट कर दी कि जो चीज़ मैं कर रहा हूँ मैं उसमें नंबर 1 हूँ। मैं बस फील करता हूँ, उसको फील कर लो। अब सुबह जब मैं ट्रेडमिल में भाग रहा होता ना, तो मैं ऐसे इमेजिन करता हूँ मेरे पीछे 10 धैर्य और मेरे से ज़्यादा पावरफुल आदमी कोई नहीं है, मैं रावण हूँ। मैं राम नहीं कह रहा, मैं रावण हूँ और मैं बहुत बहुत पावरफुल हूँ और मुझे कोई नहीं हरा सकता। मैं जब ये करता हूँ ना भाई, आप मेरी रनिंग की स्पीड देखना, वो एनर्जी आपके अंदर आ जाएगी। और उसी टाइम पे ना मैं अपने 2-3 पॉइंट मेरे दिमाग में आता लिख लेता हूँ तुरंत। और जब आप इस तरीके से सोचते हो ना, मैं कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक वगैरह कुछ इंप्लीमेंट नहीं करता, मैं सिर्फ ये सोचता हूँ मुझे ये चीज़ करनी है और उस पर सारी एनर्जी वहाँ लगा देता हूँ और वो चीज़ हो जाती है। पर तो सबसे पहले जो चीज़ आती है वो सोच में ही आती है, चाहे प्लेन कागज़ पे बनाओ चाहे कहीं पे भी बनाओ, उसके बाद प्रैक्टिकल हुआ उसके बाद बना, पहले सोच में ही आएगी चीज़ें। तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ना चीज़ों को बहुत सोचता हूँ, अपने साथ आइसोलेशन में टाइम ज़रूर लेता हूँ। अगर मैं कुछ बड़ी चीज़ करने के लिए सोच रहा हूँ ना, मैंने ये सोचा था कि मैं कभी ना मैं बिलियनियर से ज़रूर मिलूंगा लाइफ में, एक बारी सोचा था रिजवान साजन से मिल लिया यार। उसके बाद और लोगों से स्टार्ट हो गया, ईमान गाजी एक बिलियनियर है बंदा, उसके मास्टरमाइंड में मैं उससे मिल लेता हूँ, बात हो जाती है। तो मतलब बिलियनियर सर्कल भी बनना स्टार्ट हो गया। अब ये पैटर्न चेंज कैसे होता है? जब मैं 10 लाख रुपए बना रहा था महीने के, तो मेरी मम्मी ने कहा कि तू इतनी मेहनत करता है, तुझे 10 लाख रुपए दिन के बनाने चाहिए। तो मैंने कहा यार मम्मी क्या मजाक कर रही हो, मैं पहले तो 22,000 रुपये तनख्वाह थी, 10 लाख पे इतने मुश्किल से पहुंचे महीने में। आप कह रही हो 10 लाख रुपए दिन के, तो पॉसिबल नहीं है भाई। 12 लाख रुपए में पहुंचे एक दिन के अंदर, 12 लाख के। फिर वो सिस्टम हमने कंटिन्यूस फॉलो करा, हर दिन भी नहीं होता लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में हम कर लेते हैं। हाँ जी। लेकिन वो चीज़ हुई। फिर उसके बाद कहा कि नहीं भाई अब 1 करोड़ करना महीने का, वो चीज़ पूरी हो गई। अब क्या है कि अब बड़ा गेम खेलना है। 10 करोड़ कैसे होगा पूरे साल का, एक महीना काम करके 10 करोड़ कैसे होगा, वो रियल एस्टेट वाला आ गया। तो ये जो होती है ना, ये मैनिफेस्टेशन, ये बिलीव सिस्टम आपकी धीरे धीरे बिल्ड होता है। अब जब मैं मिलेनियर तो हूँ मैं, ठीक है, अब बिलियनियर बनना है। अब जैसे मैंने जब मिलियन करा अपना, 1 मिलियन 2 मिलियन करे हमने, तो मैंने कहा फक आई एम मिलेनियर। लेकिन उसके बाद एक वीडियो मेरे सामने आई, वी आर मेकिंग मिलियन इन अ मंथ। मैंने कहा फक, मैं महीने में करना मिलियन। और वो मेरा रियल एस्टेट से वो पूरा हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, जब 1 महीने का हो जाएगा, अब मैंने बिलियन वाले लोग देखने स्टार्ट करे। अब मैंने कहा कि अब पूरे साल में $1 बिलियन गया तो कितना मज़ा आएगा। फिर वो कहेंगे, मैंने ऐसी और रील देख ली जो कह रहा है हम 1 महीने के अंदर हमने कितना मैक्सिमम पैसा बनाया। वो रील आती रहती है ना कि आपने 1 महीने के अंदर 1.3 बिलियन 2 बिलियन। मैंने कहा क्रेजी भाई। इस तरीके से आपकी स्टेजेस क्रॉस होती है और इस तरीके से कंटिन्यूस सोचो और उस पर काम करो, बस दैट्स इट। क्या बात है। तो मुझे लगता है कि आज धैर्य भाई ने वो सब कुछ दिया है जो इनके पेड प्रोग्राम में होता है, जहाँ पर ये लोगों को 1 करोड़ इन अ मंथ कमाना सिखाते हैं। तो आज
इस पॉडकास्ट के माध्यम से आप सब लोगों को वो सब कुछ सीखने को मिला होगा। आपने जिस तरीके से अपनी नॉलेज शेयरिंग की, जो आपने इनसाइट्स दिए, इन सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे ख्याल से सबको बहुत मज़ा आने वाला है इस पूरे पॉडकास्ट को देखने के लिए। अगर आप भी अभी वही विशेष सर्कल में फंसे हुए हैं कि बस 500 का ऐड लगाओ और 300 कमाओ, तो उससे बाहर निकलकर हाई टिकट में कैसे आना है, अगर ये सीखना है तो डिजिटल धैर्य को फॉलो कर लो। इनके इंस्टाग्राम पर, इनके यूट्यूब पर आपको मल्टीपल वीडियोस मिल जाएंगे। और उसके बाद आपको लगे कि जाना चाहिए इनके प्रोग्राम में, तो वहाँ पर भी आप जा सकते हो। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूँगा। आप स्पेशली मेरठ से चलकर आए और इतनी इंसाइटफुल अपने शेयरिंग के, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच भाई, बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करके। सेम ईयर।